जो हमारी क्लास रहेगी BS KG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति। और आज हम लोग इसकी क्लास करने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी इसमें जितने चैप्टर हैं या जितना मेरे से हो पाएगा। अगर आप लोग देखेंगे आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड जो आपका रहेगा, या चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है? या तो हो सकेगा मैं आपको ब्लॉक वाइज में पढ़ा दूंगा, या 10 या 12 चैप्टर एक ही वीडियो में बना करके मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि इसमें जो भी चैप्टर हैं बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। पहली एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन इसमें चैप्टर बहुत ज्यादा हैं। टोटल 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 22 चैप्टर हैं, और 22 के 22 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है? और इसका जो एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। इसका पेपर 3 आवर्स की टाइमिंग, 100 नंबर का पेपर रहेगा, और एग्जाम में आपको 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि शायद आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा हमारा जो पहला चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर देखिएगा। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? प्राचीन राजनीति शास्त्र के नाम, यानी दंड नीति क्या है, धर्म शास्त्र क्या है, और नीति शास्त्र क्या है। देखो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राचीन राजनीति शास्त्र के नाम, जैसे दंड नीति, धर्मशास्त्र नीति और अर्थशास्त्र नीति क्या होती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। देखो इस बुक का एग्जाम पहली बार होने जा रहा है, इसलिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पुटअप करेंगे लोग। पहला चैप्टर या दूसरे चैप्टर से मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। क्या तो क्वेश्चन है आपको पहला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है? तो वहां पर आपको मिलेगा। तो देखिएगा हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा राजनीति शास्त्र के विविध नाम, यानी जो राजनीति शास्त्र है उसके कौन कौन से नाम है। जैसे दंड नीति, धर्म शास्त्र या नीति शास्त्र, ये इसके क्या है, 3 नाम है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा 1.3 में क्या है, राजनीति शास्त्र के विविध नाम क्या है। देखिएगा प्राचीन काल से ही भारतीय राजनीति शास्त्र को विविध विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। वही करें प्राचीन काल, यानी पुराने समय से ही भारत में जो राजनीति शास्त्र, यानी जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसको कई सारे नामों से जाना जाता है। या समय अनुसार केवल अपनी लोकप्रियता ही नहीं, वरना नाम को भी खोता हुआ पाता रहता है। यानी भारत में जो प्राचीन भारतीय राजनीति है उसमें अगर आप देखेंगे समय समय के साथ राजनीति शास्त्र का नाम बदलता रहा। कभी हम लोगों ने राजनीति को राजधर्म कहा, कभी हमने इसको राजशास्त्र कहा, कभी हम लोगों ने इसको दंड नीति कहा, और कभी हमने इसको अर्थशास्त्र या पंचतंत्र भी कहा गया है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसमें राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे कि महाभारत के समय में अगर आप देखेंगे तो राजनीति को राजशास्त्र या राजधर्म के रूप में कहा गया। आगे चल करके भारत में जो राजनीति शास्त्र था उसको हम लोगों ने दंड नीति बोला। या अगर आप देखेंगे मौर्य काल के समय राजनीति को हम लोगों ने अर्थशास्त्र कहा, जिसको आप सबको पता होगा कि कौटिल्य जो आचार्य चाणक्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी। आगे चल करके इसी को हमने पंचतंत्र भी कहा। तो अगर आप देखेंगे कि भारत में जो राजनीति शास्त्र है वो कई सारे नामों से जाना जाता है। कहा जाता कि राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि नामों से प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को संबोधित किया गया। यानी भारत में जो भाई मेरे राजनीति शास्त्र है उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे तुम सबने सुना होगा ना कि जैसे हम लोग होते हैं, हमारा स्कूल में नाम कुछ होता है, घर में मम्मी कुछ बुलाती हैं, पापा कुछ बुलाते हैं, कोई कुछ बुलाता, कोई कुछ बुलाता। तो उसी प्रकार से कह सकते कि भारत यानी जो हमारा भारतीय इतिहास है, ये जो हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को अलग अलग नामों से जाना गया। समय के अनुसार कह सकते हो यहाँ इसका नाम बदलता रहा।
कभी हम लोगों ने इसको राजधर्म कहा, कभी हमने इसको दंड धर्म कहा, कभी हमने इसको राजशास्त्र कहा, कभी हमने इसको नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के नाम से भी कहा गया है। राजनीति शास्त्र को दंड नीति पुकारने का आधार बहुत स्पष्ट है। तो राजनीति को कई बार दंड भी बोला गया कि राजा जो है वो दंड देता है। भैया जैसे मान लो राजा होगा या जो राजनीति होती है वो क्या करती है, शासन प्रशासन को चलाने के लिए बल का प्रयोग करती है। और बल कैसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक बल का प्रयोग करता है। अभी आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में पार्लियामेंट बनी, संसद बना, और संसद में अगर आप देखेंगे तो केरल के, अगर आप तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का वहां पर राजदंड ला करके धरा गया। आप सबने देखा होगा कि उसके बारे में काफी चर्चाएं हुई। अभी थोड़े दिन पहले जब पार्लियामेंट नई संसद बनी है तो वहां पर एक राजदंड धरा गया। तो राजदंड जो होता था इसको राजा धारण करते थे। कौन धारण करता था? राजा धारण करता था। राजा को दंड धारण करने का मतलब क्या है कि राजा की बात अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको क्या कर सकता है, दंडित करेगा। यदि कोई व्यक्ति कानूनों को तोड़ेगा तो राजा उसको दंड दे सकता है। यानी राजा क्या करेगा, दंड के जरिए पूरी शासन व्यवस्था को जो चलाता है ताकि वह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। इसलिए अगर आप देखेंगे कभी हमारे यहाँ पर राजनीति को दंड नीति भी कहा गया है। उसी राजनीति को हमारे यहाँ पर राजधर्म बोला गया। यानी जब राजनीति को हम लोगों ने धर्म के अनुसार चलाया या धार्मिक नियमों के अनुसार जब राजनीति चली, उसको हम लोग क्या बोले, राजधर्म बोला। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र भी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को प्राचीन भारतीय में नीति शास्त्र को हमने यानी राजनीति को हमने नीति यानी अलग अलग यानी राज चलाने के लिए जो नीतियों का निर्माण किया जाता है उसको नीति शास्त्र कहा गया। परंतु कौटिल्य जो है, कौटिल्य ने कह सकते इन सभी बातों को रिजेक्ट किया यानी अस्वीकार कर दिया। उनकी मान्यता अनुसार दंड से मात्र भय उत्पन्न होता। देखो भाई, कौटिल्य कहते थे कि अगर राजा दंड का प्रयोग करेगा यानी बल का प्रयोग करेगा तो इससे क्या होगा, जनता में भय यानी क्या होगा, एक प्रकार से डर का माहौल बनेगा। लेकिन राजा को हमेशा कर्तव्य पालन करना चाहिए और सजग रहना चाहिए। उसके अनुसार कानून तोड़ने वालों को दंडित करना, प्रजा स्वतः कानूनों का पालन करने की ओर अवश्य बढ़ जाएगी। करें कि राजा अच्छे कर्म करे या राजा राजा के लिए कहा जा रहा है कि वह एक प्रकार से सजग रहे और जनता कानूनों का पालन करेगी, ठीक है, परंतु उसमें नैतिक कर्तव्यों का पालन स्वयं करने की जिज्ञासा का अंत हो जाता है। देखो कह रहे हैं कि अगर राजा दंड का प्रयोग करेगा, एक कौटिल्य कहते थे कि भाई अगर हम लोग राजा अगर दंड का विधान का यूज करेगा और दंड का प्रयोग करेगा तो क्या हो गया कि जो आम जनता होगी वो क्या हो जाएगी, वो नियम कानून को नहीं मानेगी। इसलिए उसने कहा कि राजा को कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दंड विधान की बात नहीं करता। मनु के अनुसार दंड देने वाली मानवीय सत्ता राजा नहीं अपितु दंड शासक का है। ऐसे में शासक व समाज का कर्तव्य बताने वाले शस्त्र को दंड नीति के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन नीति को एक सुदृढ़ विवरण देता है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत में राजनीति को लेकर के लोगों ने अलग अलग नाम दिया और लोग एक दूसरे नामों पर अपना विरोध भी दर्ज कराते रहे। कुछ लोगों का कहना था कि भाई राज करने के लिए भाई राजा को शारीरिक बल यानी दंड का प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उसको कर्तव्य परायण होना चाहिए, अगर राजा दंड का प्रयोग करेगा तो शायद जनता नियमों कानूनों का पालन नहीं करेगी या जनता जो होगी वह स्वयं ऑटोमेटिक ही क्या करेगी, वह कानूनों का पालन करेगी। यानी अगर आप देखेंगे तो प्राचीन भारतीय राजनीति में हमने राजनीति शास्त्र को अलग अलग नामों से कहा, अलग अलग उसके हम लोगों ने क्या किए, नाम रखे। नीति शास्त्र सब में नीति का अर्थ सही मार्ग पर चलना। यानी जब हम राजनीति को नीति शास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र का मतलब होता है भैया मेरे सही मार्ग पर चले, यानी जनता को सही मार्ग पर चलाने के लिए जो नीति बनाई जाती है, नीति नियम यानी कानूनों को हम बोलते हैं, जो नीति बनाई जाती है उससे कहा गया है उचित व अनुचित, यानी क्या भैया सही है क्या गलत है, इसका जो शास्त्र होता है वह नीति शास्त्र है। यानी क्या सही है क्या गलत है इसको कहा गया है, ठीक है। भ्रातृहर का प्रसिद्ध नीति शतक विशाल अर्थों में नीति की चर्चा करता है। यानी
भारत में अगर आप देखेंगे तो कभी हमने राजनीति को राजधर्म बोला, कभी हमने इसको दंड नीति कहा, कभी हमने इसको नीति शास्त्र कहा और कभी हमने इसको कह सकते हो कि अलग-अलग प्रकार से नामों से हमने राजनीति को कहा। क्योंकि समय के साथ जैसे-जैसे समय बदला, जैसे-जैसे शासन चला, वैसे-वैसे राजनीति शास्त्र को भारत में या प्राचीन भारतीय राजनीति में राजनीति शास्त्र को अलग-अलग नामों से जाना गया या अलग-अलग नाम इसके क्या किए गए, रखे गए और अलग-अलग नामों का प्रयोग राजनीति शास्त्र में किया गया। अब हम लोग बात करेंगे दंड नीति क्या होती है भाई मेरे? दंड नीति, दंड नीति का मतलब होता है कि राजा जब दंड के जरिए शासन प्रशासन को चला रहा है, ठीक है। महाभारत में प्रजापति के नाम से राजनीति शास्त्र के कोष के रूप में दंड नीति का उल्लेख मिलता है। महाभारत के समय में अगर आप देखेंगे तो भैया महाभारत के टाइम में राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस को दंड नीति कहा जाता था। शांति पर्व में स्पष्ट है कि राजनीति का व्यवहार दंड के माध्यम से पूर्ण होता है। भैया अगर राजा को राजनीति करनी है, शासन प्रशासन चलाना है, तो उसको दंड का विधान होना जरूरी है, क्योंकि जनता को अनुशासित, जनता नियम कानूनों को कैसे मानेगी इसके लिए भाई, क्योंकि समाज में अच्छे भी लोग हैं और खराब भी लोग हैं, दुराचारी भी व्यक्ति है, ठीक है, और समाज में चोर भी हैं, समाज में डाकू या बुरी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, तो उनको दंड देना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में शांति बनाने के लिए या शासन प्रशासन को चलाने के लिए दंड यानी बल का प्रयोग जब किया जाता है, ऐसे अगर आप लोग देखेंगे आज भी जितनी भी सरकारें हैं सभी बल का प्रयोग करती हैं। अगर आप देखेंगे कि जो पुलिस है और जो तमाम तरह की सेनाएं बनाई गई, क्या है, बल का ही तो प्रयोग है। यानी क्या आज भी अगर आप देखेंगे तो राजनीति में बल का प्रयोग होता है। दंड के माध्यम से ही प्रमुख कार्य का विस्तार हो सकता है। भैया कह रहे हैं कि अगर राज चलाना है, शासन प्रशासन चलाना है, तो दंड के माध्यम से अपने कामों को कर सकते हैं। दंड नीति चारों वर्णों को अपने उत्तर दायित्व का पूरा करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण है, जैसे ब्राह्मण है, हिंदू धर्म में या आप देखेंगे कि हमारा जो प्राचीन समाज है उसमें 4 वर्ण होते थे। भाई ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे और शूद्र होते थे। तो भैया चारों जो वर्ण हैं, चारों वर्ण के जो लोग हैं, वह दंड नीति के जरिए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे या अपने नियम कानून मानेंगे। दंडेन नियति चदते, दंड नियति हुआ पुनः, दंड नीति के जरिए शासन प्रशासन चलाया जा सकता है। यानी जब राजा दंड का उचित पालन करता है तब अधर्म दूर होता है। यानी क्या भैया, अधर्म यानी बुराई को खत्म करने के लिए, बुरे लोगों को खत्म करने के लिए राजा को दंड का पालन करना जरूरी है। बल का प्रयोग जिसको आप कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कहा है कि दंड यानी पूर्ति का साधन है। यानी क्या है, दंड के जरिए ही शासन प्रशासन को चलाया जा सकता है। और मैं मनु की बात करूं तो मनु स्मृति भी दंड की बात करती है। दंड का विधान स्वयं ईश्वर ने किया है। भाई आप सबने सुना होगा ना कि भाई अच्छे काम नहीं करोगे तो भगवान आपको क्या करेगा, दंड देगा। तो मनु की बात करूं या मैं कौटिल्य की बात करूं या हमारा जो प्राचीन भारतीय राजनीति है उसमें दंड का बात किया गया है कि भाई समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए या धर्म का पालन करने के लिए या शासन प्रशासन को बेहतर चलाने के लिए राजा को दंड का पालन करना जरूरी है। यानी भैया अगर समाज में कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरा काम करता है, तो उसको दंडित किया जाना, यानी उसको दंड देना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मनुस्मृति में राज शास्त्र का कोई नाम परिभाषित नहीं किया गया, परंतु दंड को स्वयं राजा कहा गया। दंड ही चतुर्वर्ण और चातुर्श्रम के धर्म की रक्षा होने का नहीं भैया, धर्म की रक्षा दंड के जरिए की जा सकती। यानी राजा को अगर धर्म की रक्षा करना है और राजनीति में अगर आपको शांति व्यवस्था बनानी है तो भैया शासन प्रशासन को, राजनीति को बल का प्रयोग यानी दंड का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। इसे प्राचीन भारतीय प्रशासन शास्त्र कह करके संबोधित किया गया है, जिसका संबंध शासन कार्य से है। कौटिल्य ने मनु से सात कौटिल्य के मत से मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि द्वारा 4 विद्याओं में एक दंड नीति का अभिप्राय है। यानी क्या है, बल का प्रयोग या दंड के प्रयोग के बिना
शासन प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता है और दंड का प्रयोग करना राजधर्म के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राजा का यह धर्म बनता है, राजा का यह उत्तरदायित्व है कि वह समाज में धर्म का पालन करने के लिए दंड का प्रयोग कर सकता है। जैसे भाई हम लोगों ने बात किया कि भगवान भी कहते हैं कि बोला जाता है कि अगर अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे भगवान आपको क्या करेगा, दंड देगा। तो राजा भी क्या है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए वह भी दंड का प्रयोग यानी बल का प्रयोग कर सकता है। अब राजनीति को भाई मेरे धर्म शास्त्र भी कहा गया है। क्या बोला गया? हमारा जो प्राचीन भारतीय राजनीति है, उसमें राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस को धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पर्याप्त पर्याय शब्द धर्म शास्त्र है। भाई राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस को धर्म शास्त्र भी कहा गया है। यद्यपि धर्म शास्त्र संपूर्ण समाज का द्योतक है, अर्थात समाज में उपस्थित विविध संस्थाओं से संबंधित नियमों का स्थापित करने वाला धर्म शास्त्र है। राजधर्म धर्म शास्त्र का विषय है, अतः राजा के धर्म एवं राज से संबंधित विविध विधान निर्धारण करने के रूप में धर्म शास्त्र का राजनीतिक ग्रंथ। देखो धर्म शास्त्र का मतलब क्या है कि राजा को शासन और प्रशासन जो चलाना है वो धार्मिक नियमों या कानून के अनुसार ही चल रहा है, उसी को हम धर्म शास्त्र कह रहे हैं। देखो प्राचीन समय में पॉलिटिकल साइंस को धर्म शास्त्र भी कहा गया है। और धर्म शास्त्र जो यहाँ पर कह रहा है या जो बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि राजा को शासन प्रशासन या सत्ता चलाने के लिए, भैया राजपाट चलाने के लिए धार्मिक नियम कानूनों का पालन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया अगर शासक हिंदू है तो वह हिंदू धर्म या जो वैदिक धर्म है उसमें शासन प्रशासन नियम कानून चलाने की जो चीजें उसके अनुसार वो काम करेगा। इसलिए राजनीति शास्त्र को प्राचीन भारत के समय में धर्म शास्त्र मीन्स या धर्म के अनुरूप जो चला है, जो धर्म का पालन करने वाला राजा हो, धर्म शास्त्र इसलिए कहा गया। भाई राजा को राजधर्म का पालन करने का कहा जाता ना भाई। राजा को या आप सबने सुना होगा कि भाई राजा को बोले, जैसे भगवान राम राजा है तो उनको बोला जाता कि हे राजन आप राजधर्म का पालन करें, यानी राजा का जो धर्म है, या इसको हम लोगों ने राजनीति शास्त्र को धर्म शास्त्र भी कहा है कि राजा का जो धर्म है या धार्मिक नियमों कानून के अनुसार, या हमारा जो वैदिक धर्म है, जो प्राचीन हमारा धर्म जिसको हम लोग खास तौर से सनातन धर्म कह रहे हैं, उस सनातन धर्म के नियम कानूनों के अनुसार ही कह सकते हैं कि शासन प्रशासन को चलाया जाए। वही राजनीति शास्त्र को एक समय कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म शास्त्र भी कहा गया है। अगला देखिए हमारा क्या है, नीति शास्त्र क्या है। 1.6 पे देखिएगा नीति शास्त्र, देखिएगा नीति शास्त्र, नीति शब्द में नी धातु अर्थात ले जाना से लिया जाता है। जो शास्त्र भलाई व बुराई में भेद करता है या उचित अनुचित का उल्लेख करता है। देखो नीति शास्त्र का मतलब क्या है कि भैया क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं नीति शास्त्र। तो पॉलिटिकल साइंस को प्राचीन भारत में नीति शास्त्र भी कहा गया है। यानी राजनीति को, अगर राजनीति शास्त्र को प्राचीन भारत में इसको हम लोग नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र ये बता रहा है कि राजा जो है शासन प्रशासन चलाने के लिए जिसको नियम, उसके जो नियम कानून है वो ये नियम कानून बताएंगे कि जनता को क्या करना चाहिए, जनता को क्या नहीं करना चाहिए, जनता की किस में भलाई है और जनता की किस में भलाई नहीं है, यानी क्या काम आपके लिए उचित है, क्या काम अनुचित है। ठीक है, इसके द्वारा मानव का मार्गदर्शन जीवन के किसी क्षेत्र में किया जा सकता है। यानी राजा नीति शास्त्र के जरिए लोगों का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, यानी अच्छे रास्ते पर चलने की उनकी क्या करता है, प्रेरणा देता है। चौथी व पांचवी शताब्दी में दंड नीति शास्त्र अर्थशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र का प्रयोग राजनीति शास्त्र में होने लगा। ठीक है, ठीक है। कामंद ने अपने राजनीतिक ग्रंथ में नीति शास्त्र का नाम दिया। भाई नीति शास्त्र का मतलब ये बता रहा है कि जनता को, आवाम को, प्रजा को, यहाँ पर प्रजा शब्द यूज कर सकता है, जनता नहीं प्रजा, क्योंकि राजा है, राजा के लिए प्रजा होती है। ठीक है, तो प्रजा क्या माने क्या ना माने, प्रजा की किस चीज में भलाई है और किस चीज में बुराई है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं राजनीति शास्त्र को हमारे यहाँ पर नीति शास्त्र भी कहा गया है।
ठीक है, क्या बोला गया? इसको अगर हम शुक्राचार्य की बात करें तो शुक्राचार्य आदि संतों ने इसको नीति शास्त्र भी कहा गया है। पंचतंत्र में अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र पर्यायवाची बताया गया। आप सबने पंचतंत्र की, विष्णु शर्मा जो है उनकी, आप सबने पंचतंत्र खूब सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियां। तो भाई मेरे पंचतंत्र की जो हमारी कहानियां हैं उसमें अर्थशास्त्र, कौटिल्य 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 यानी अगर आप बात करोगे कि जो हमारा मौर्य काल है, मौर्य काल में राजनीति को हम लोगों ने अर्थशास्त्र बोला है। ठीक है, आज जो इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि हम प्राचीन भारत में खास तौर से मौर्य काल में राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र बोला गया। और पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है उसमें अर्थशास्त्र को और नीति शास्त्र को एक पर्यायवाची बताए गए हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे खास तौर से, अगर आप देखेंगे, देखो मनुस्मृति में, रघुवंशम में, कालिदास की रघुवंशम है या शांति पर्व है में अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र अर्थात राजनीति शास्त्र के लिए प्रयोग हुआ है। यानी अगर मैं कालिदास की बात करूं, कालिदास ने जो किताब लिखी रघुवंशम, मनुस्मृति हो या अनुशासन पर्व हो या शांति पर्व हो, ये सारी जो हमारी पुरानी प्राचीन धार्मिक किताबें हैं उनमें राजनीति शास्त्र के लिए नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्र जो कि वस्तुतः कथाओं के माध्यम से, पंचतंत्र की कहानी आप सबने सुनी होगी और आप सबने पढ़ी होगी। तो पंचतंत्र में भी अगर आप देखेंगे तो इसको नीति शास्त्र या नीति मार्ग के रूप में राजनीति शास्त्र को कहा गया है। शांति पर्व में उल्लेखित है जिसके माध्यम से लोग नया मार्ग या उचित मार्ग से भ्रष्ट ना हो, उसको नीति शास्त्र कहा गया। यानी नीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस को नीति शास्त्र बोला गया। और एक किताब है शांति पर्व, उस शांति पर्व में भी कहा गया कि नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र मीन्स, जो शांति पर्व है नीति शास्त्र को क्या कहता है कि लोग उचित मार्ग से भटके ना। ठीक है, लोग अच्छे कर्म करें, लोग अच्छाई बुराई में भेद कर सकें, लोग जो है उचित मार्ग पर चलें, उससे भ्रष्ट ना हो, इसलिए राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र में भी रूप में क्या कह सकते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। और आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र भी बोला। सबको पता, भाई आप सब बेहतर जानते होंगे कि जो आचार्य चाणक्य हैं, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, मौर्य काल के समय अगर आप देखेंगे तो राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से, भाई अगर आप देखेंगे जो कौटिल्य हैं, जो आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने अपनी जो किताब लिखी जिसमें खास तौर से राजनीति के बारे में खूब जिक्र किया गया है, उसका नाम उन्होंने अर्थशास्त्र दिया है। अर्थशास्त्र बहुत समय पहले, उसको हम लोग अर्थशास्त्र को क्या बोलते थे अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं अर्थशास्त्र को? तो आज अर्थशास्त्र को जैसे हम धन से जोड़ते हैं, पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन कौटिल्य जो है, आचार्य चाणक्य हैं, या मौर्य काल के समय अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति शास्त्र की जगह पर कह सकते हैं उसका प्रयोग किया जाता था। एक प्रकार से राजनीति शास्त्र को मौर्य काल के समय कह सकते कि हम लोगों ने इसको क्या बोला, अर्थशास्त्र बोला। और आचार्य चाणक्य जो कौटिल्य हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने राजनीति यानी राजा का क्या धर्म है, राजा का क्या कर्तव्य है, खास तौर से वो अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो सारा उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। और क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने में बड़ी उनकी साइंटिफिक बुक मानी जाती है। ठीक है, आचार्य चाणक्य की जो कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र, इसलिए कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास में कह सकते हो राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र भी कहा गया है, खास तौर से मौर्य काल के समय। तो अगर आप देखेंगे हमारे प्राचीन भारत इतिहास में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को दंड नीति, धर्म शास्त्र, धर्म नीति या नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र अलग अलग नामों से जाना गया है, या अलग अलग नामों से इसको कहा जाता है, या हम सब इसको जानते हैं। इसी के साथ देखेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है समाप्त हो गया है। अब चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अगला जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो मैंने आपको बता दिया, पहले चैप्टर के बाद अगला हमारा दूसरा चैप्टर आ गया, देखिएगा राजनीति का विषय क्षेत्र, धर्म, अर्थ और नीति। दूसरे चैप्टर हम लोगों को देखना जो राजनीति है उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे धर्म है, भैया प्राचीन भारतीय इतिहास में राजनीति में ना धर्म को माना जाता था, अर्थ को माना जाता था, और नीति है।
राजनीति में 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है प्राचीन भारतीय इतिहास प्राचीन भारतीय राजनीति में। क्या है? राजनीति में 3 चीज़ें आती हैं। धर्म, भाई धर्म का पालन करो। अर्थ, अर्थ की बात होती है राजनीति में। अर्थ माने पैसा, पैसा कौड़ी, नीति, नियम, कानून। और नीति यानी क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इनका क्या है, तीनों चीज़ों का अलग-अलग क्षेत्र है। तो यहाँ इसमें देखिएगा 2.2 में क्या है, राजनीति विचारों का, यानी राजनीतिक विचारों में धर्म, अर्थ और नीति में आपस में क्या संबंध है। दूसरा जैसे हम लोग पढ़ेंगे धर्म क्या है, अर्थ क्या है और नीति क्या है। यानी राजनीति में धर्म क्या है, अर्थ क्या है और नीति क्या है। क्योंकि दूसरा चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 2.2 में देखिए क्या है, राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ एवं नीति से संबंध क्या। देखो प्राचीन भारतीय मनीषियों ने कल्याणकारी राज्य की कल्पना, भैया भारत में जो ऋषि मुनि थे ना, वो कहते थे कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य समझते हो, भैया एक ऐसा राजा हो कि जो गरीब आदमी की मदद करे, हेल्प करे। जैसे आज देखोगे कि आज बहुत हमारी सरकारें होती हैं, भाई जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, किसानों के खाते में 2000 रुपया जा रहा है, ठीक है, बिजली पानी दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री कर दिया है। ये इसी को हम लोग से कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य मीन्स का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा देश शासन प्रशासन हो जो गरीब की, मजदूरों की, महिलाओं की, बूढ़े लोगों की जो मदद करे, हेल्प करे। हमारे प्राचीन भारतीय में एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे शासन प्रशासन की कल्पना की गई है जो भैया लोगों की मदद करे, जो गरीब हैं, जो गरीब गुरबा आदमी है उसकी क्या करे, मदद करे। इसी को कल्याणकारी राज्य करा। राजनीति केवल एक तंत्र नहीं है, एक ऐसा केंद्र है जिसमें धर्म सम्मिलित है। भैया भारत में राजनीति में धर्म को भी माना गया है, यानी धर्म के अनुसार ही राजनीति को चलाना चाहिए। राजनीति तंत्र के माध्यम से आचार व्यवहार और नियमों का पालन होता है। कह रहे भैया राजनीति के जरिए ही आदमी क्या करता है, अपने उसका जो व्यवहार है, उसका जो नियम कानून है, भैया हर आदमी अगर राजनीति नहीं रहेगी, अगर शासन प्रशासन नहीं रहेगा, तो नियम कानूनों का क्या आदमी पालन नहीं करेगा। अतः प्राचीन विचारकों ने, यानी भारत में जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो बड़े-बड़े विद्वान थे, उन्होंने राजनीति में धर्म, अर्थ और नीति के साथ संबंध किया है। यानी प्राचीन भारतीय जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने राजनीति यानी भाई मेरे पॉलिटिकल साइंस में धर्म को, अर्थ को और नीति को एक साथ जोड़ करके कहा है। डॉक्टर कोणे का मानना है कि प्राचीन भारत में तत्कालीन राज्य का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें शांति और सुख में व्यक्ति जीवन व्यतीत करे। भैया भारत में राजनीति को एक ऐसा माना जाता है, राजनीति ऐसी हो ताकि व्यक्ति जो है ना सुख सुख से, शांति से समाज में अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। हर व्यक्ति जो है अपना व्यापार कर ले भैया, नौकरी चाकरी कर ले, अपनी रोजी रोटी कमा ले और अपना जो नियम कानून है, परंपरा है, उनका पालन कर ले और अपनी इनकम भी कर ले, पैसा भी कमा ले। वस्तुतः राजा प्रजा में एक ऐसे वातावरण को बनाने का साधन है जिससे जनता भैया सुरक्षित महसूस करे। राजा का यह धर्म है कि जनता जो है वह खुद को सुरक्षित यानी सिक्योरिटी महसूस करे। राजा का यह महत्वपूर्ण धर्म है। इसलिए तुमने देखा होगा कि राजा को हम लोगों ने दंड धारण किया हुआ है ना। आप सबने अभी पार्लियामेंट में बताया ना कि भाई वहां पर राजदंड धरा गया कि राजा का यह धर्म है कि जनता जो है, जो प्रजा है, जनता मान लीजिए जो पब्लिक आवाम है, ठीक है, उसमें सुरक्षा की भावना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता सुखी हो, खुशहाल हो, ठीक है, ये क्या है, राजा का धर्म है। और राजनीति में हम लोगों ने धर्म को, अर्थ को और नीति को एक साथ हम लोगों ने जोड़ा है। भारतीय मनीषियों ने, मनीषी मीन्स ऋषियों मुनियों ने, भाई हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्हें राज्य के उद्देश्य के रूप में मोक्ष को मुख्य उद्देश्य माना। मोक्ष जानते हो भाई मेरे, मोक्ष क्या होता है? हिंदू धर्म में मोक्ष की बड़ी बात होती है। सब आदमी बोलता है भैया हमको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मतलब होता है मुक्ति। अब मुक्ति क्या होती है भाई मेरे? मुक्ति का मतलब होता है, तुम सबने सुना होगा ना कि आदमी यार बार बार जन्म लेता है, इसलिए हमारे यहाँ पर
पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक का ही लोग बोलते हैं। सुना होगा तो भैया मृत्यु लोक है, यहाँ आदमी जैसे मान लो अभी हम लोग है ना, अभी हम लोग इंसान हैं, हम लोग मर जाएँगे तो क्या? भई कोई कुत्ता बन जाएगा, कोई गधा बन जाएगा, यानी आदमी बार-बार जन्म लेता रहता है। तुम सबने सुना कि भैया हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता रहता है। कभी कोई घोड़ा बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी खरगोश बनेगा। यानी हिंदू धर्म का मानना है क्या है कि आदमी बार-बार जन्म लेता है, ठीक है? तो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आदमी को मोक्ष मिल जाए, यानी स्वर्ग मिल जाए, ताकि उसको बार-बार धरती पर आकर के जन्म लाने ना पड़े। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे मनीषियों ने, ऋषियों मुनियों ने सबसे बड़ा उद्देश्य बताया है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि उसको मोक्ष मिले, उसको स्वर्ग मिले। भैया बताते स्वर्ग में चले जाओगे तो तुमको धरती पर आना नहीं पड़ेगा, तुमको बार-बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए हिंदू धर्म या जो हिंदू खास तौर से हमारा जो दर्शन है, फिलॉसफी है और जो हिंदू मैथोलॉजी उसमें अगर आप देखेंगे तो मोक्ष प्राप्त करना क्या है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और प्राचीन भारतीय इतिहास को भी अगर आप अगर राजनीति में देखेंगे तो मोक्ष प्राप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों का। कौटिल्य ने भी राजा के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही कहा है कि राजा स्वधर्म से विमुख ना हो। भैया राजा का यह धर्म है कि राजा का यह धर्म है कि जनता धर्म का पालन करे और जनता नियम कानूनों को माने। और जनता में अगर कोई व्यक्ति नियम कानूनों को मानता नहीं है तो राजा उसको क्या करेगा? दंडित करेगा, उसको दंड देगा। और राजा का यह धर्म है कि जनता को एक कल्याणकारी राज्य हो, जनता सुखी हो, जनता खुश हो और जनता की भलाई में ही राजा की भलाई है या राज धर्म की भलाई है। इसलिए अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर राजनीति में धर्म को, अर्थ को और नीति को एक साथ जोड़ने की बात कही गई है। अब चलिए हम लोग देते आखिर ये धर्म क्या है? देखो राजनीति शास्त्र में, राजनीति शास्त्र को हमने राजधर्म कहा है। राजधर्म यानी राजा का कौन राजकीय धर्म क्या है? भारतीय चिंतकों ने राजनीति को धर्म के साथ जोड़ा है। देखो, प्राचीन भारत में तुम सबने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म था, अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर गुप्त काल है, मौर्य काल है। गुप्त काल और मौर्य काल में अगर आप देखेंगे बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाया गया। अगर आप सबको पता होगा, आप सबने इतिहास की किताबों में पढ़ा भी होगा कि भैया बौद्ध धर्म को भाई गुप्त काल में या मौर्य काल में राजकीय धर्म बना। तो भाई हर राज्य का कोई ना कोई क्या होता है, एक धर्म होता है। लेकिन अभी आप देखोगे भारतीय जो हमारा जो देश है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो राजनीति है, उसमें राजनीति में धर्म को सम्मिलित किया गया है। राजनीति के धर्म के साथ संबंध को समझने से पूर्व हमें धर्म को समझना बड़ा जरूरी है। भैया धर्म शब्द विविध अर्थों में प्रयुक्त होगा। धर्म मतलब होता है धर्म यानी जो व्यक्ति ने धारण कर रखा है, यानी व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों का, सत्य का, नैतिकता का पालन करता है, नियम कानूनों के पालन करता है। इसके रूप में हम कह सकते हैं धर्म का प्रयोग किया है। राजा का मुख्य कर्तव्य है कि राज्य में, समाज में विकास हो और सभी मनुष्यों में प्रसन्नता हो और सौहार्द हो। वस्तुतः धर्म का संस्थापक, अतः वह अपना धर्म दायित्व का पूर्ण करे। नहीं राजा धर्म का पालन करे, इसलिए हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र में धर्म की बात कही गई कि जनता जो है अपने धर्म से विमुख ना हो। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने शासन प्रशासन में राजधर्म का पालन करे। राजधर्म यानी धार्मिक आधार पर कह सकते हो अपने राजपाट को चलाए, शासन प्रशासन को चलाए। जनता का भी धर्म से विमुख ना हो। राजा का भी यह धर्म है कि जनता को सुरक्षा दे, गरीब लोगों को भैया अनाज दे। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, विधवा है, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी राजा का कर्तव्य है उनकी मदद करे। इसलिए अगर आप देखेंगे राजनीति शास्त्र में धर्म को एक बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि राजा का यानी धर्म यानी राजनीति में भी धर्म का पालन होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे ऋषियों मुनियों ने और मनीषियों ने इस राजनीति में
धर्म के पालन का भी कहा गया है कि राजा को राज धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा कि भगवान राम हो या हमारी जो पूरी भारतीय परंपरा है, उसमें हमेशा राजा को, चाहे कोई हो, शासक हो, प्रशासक हो, उसको हमेशा यही आदमी कहता है कि राज धर्म का पालन करो। राजा का जो धर्म है, राज धर्म मीन्स राजा का जो कर्तव्य है, राजा अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं हो सकता है, वो मुंह मोड़ नहीं सकता है। इसलिए राजा को हमेशा राज धर्म के पालन यानी धार्मिक आधार पर उसके जो कर्तव्य हैं, जो उसके काम है, उसका पालन करना क्या है, जरूरी है। इसलिए भारतीय राजनीति में कह सकते कि राजनीति में धर्म एक बहुत प्रमुख विषय है कि राजा को धार्मिक धार्मिक होना जरूरी है। और उसका जो धर्म है, धर्म मीन्स यानी उसका क्या कर्तव्य है, जनता के प्रति उसकी क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेदारी है। राजा अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुख मोड़ नहीं सकता है, विमुख हो नहीं सकता है। इसलिए राजा को भी यानी क्या है कि राज धर्म का पालन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्राचीन भारतीय राजनीति में धर्म को भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा गया। अगला भाई है मेरे, भारतीय राजनीति में अर्थ की बात की जाती है। राजकीय व्यवस्था में अर्थ शब्द से संबंध है। यानी जो सरकारी राजकीय जो व्यवस्था होती है, उसमें हम लोगों ने अर्थ से भी लिया। राजकीय शासकीय व्यवस्था जो होती है, शासकीय व्यवस्था से संबंधित ग्रंथों में अर्थशास्त्र नाम दिया जाता है। वर्तमान में अर्थ शब्द सामान्यता अर्थ शब्द जो है धन से वर्णित होता, परंतु प्राचीन राजनीतिक संदर्भ में अर्थ केवल धन के रूप में नहीं होता था, अपितु इससे कहीं अधिक था। देखो, अर्थ का मतलब क्या है कि जो राजा यानी जो राजनीति है, उसमें वैज्ञानिक अभिप्राय में राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, विधि यानी कानून, न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांतों का निरूपण हो। अर्थ का मतलब क्या है कि भैया राजा को राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून, न्याय और दूसरे देशों से जो संबंध है, उसके रूप में कहा गया है। काणे कोणे ने कोणे महोदय ने महाभाष्य में इस बात को कहा है कि जहां गायों और फसलों से भरपूर राज्य को धनवान कहा गया है। धनवाने देश उचते यानी क्या है भैया, जो राजा है, जो राज्य है, उसका धनवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया अगर राजा के पास धन होगा, पैसा होगा, तभी तो शासन प्रशासन अच्छा चलेगा। अरे तभी तो व्यवस्था अच्छी चलेगी। भाई जब राज्य धन धन से यानी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक रूप से जब राज्य मजबूत होगा, तभी तो राजा शासन प्रशासन को बेहतर चला पाएगा ना। जहां मनुष्य का अस्तित्व ही है, वहां भौतिक संपदा के लिए आविष्कार आवश्यक है। भैया राज्य में हर आदमी को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, खाना चाहिए। भाई जनता का जब तक पेट नहीं भरेगा तो जनता खुशहाल कैसी रहेगी। तो राज्य का धन धान से यानी पैसे से मजबूत होना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अर्थशास्त्र यानी राज्य का दूसरा धर्म क्या है कि हमारे भारतीय प्राचीन राजनीति शास्त्र में कह सकते हो कि राज्य को अर्थशास्त्र यानी धन अर्थ के रूप में भी देखा गया है कि राज्य धन के रूप में, पैसे के रूप में भी उसका आत्मनिर्भर होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी शासक किस प्रकार राज्य की रक्षा यानी पालन करता है, राज्य की रक्षा का संबंध प्रशासन से लिया गया है। राज्य किस प्रकार विकसित होता है और आगे बढ़ता है, राज्य के लाभ का संबंध अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों से जुड़ा है। राज्य यानी राजा का धर्म है कि अपने राज्य को खुशहाल रखे, जनता खुशी रहे और राज्य हमेशा विकास करे। इसके लिए राज्य का भाई अर्थ के रूप में यानी पैसे के रूप में उसका क्या है, मजबूत होना। भाई राज्य में अगर पैसा होगा, रुपया होगा, तभी तो शासन प्रशासन सभी चीज अच्छी चलेगी ना। तो भाई राज्य का यानी राजनीति शास्त्र में अर्थ का यानी पैसे का भी बहुत बड़ा रोल है भाई मेरे। पैसा रहेगा तभी तो शासन प्रशासन अच्छा चलेगा। अरे तभी तो जनता खुशहाल रहेगी। अरे पैसा होगा तो भैया आदमी
काम कैसे करेगा राजा ना? उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। भाई पेट में जब दाना नहीं होगा, पेट में जब खाना नहीं होगा, तो कौन सा राजा और कौन सी प्रजा और कौन सा नियम और कौन सा कानून क्या है? इसके लिए कह सकते हो कि अर्थ का भी होना, यानी राज्य में अर्थ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी राज्य का आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमी फंसी तौर से मजबूत होना कह सकते हो क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आर्थिक रूप से भी राज्य का मजबूत होना ज़रूरी के रूप में यह कह सकते हैं कहा गया है। अगला चलिए हम देख लेते हैं क्या है? को हम लोग देख रहे हैं नीति। देखो भाई, राजनीति शास्त्र का एक नाम नीति शास्त्र भी है। देखो, राजनीति शास्त्र में नीति का भी बड़ा योगदान है, ठीक है? इसलिए राजनीति शास्त्र में नीति का भी एक बड़ा महत्व है। इसका अभिप्राय है वह शास्त्र जो नीति से संबंधित है। देखो, राजनीति शास्त्र में नीति का होना बड़ा ज़रूरी है। नीति शब्द की व्याख्या अपेक्षित है। नीति का अर्थ है वह कार्यक्रम जिनका क्रियान्वयन होना है। इस अर्थ में नीति को नियम भी कहा जा सकता है। राजनीति में नीति का मतलब नियम कानून, जिसके जरिए शासन प्रशासन को चलाया जाता हो। भाई राजा के क्या नियम है, क्या कानून है, जिसके जरिए शासन प्रशासन को नियम कानूनों को चलाएगा। जनता को क्या करना चाहिए, जनता को क्या नहीं करना चाहिए, जनता के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, जनता को उचित मार्ग पर या जो आम जनता है वह अच्छे आचरण करे, उचित मार्ग पर चले। इसलिए कह सकते हैं राजनीति शास्त्र में नीति का होना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राजनीति शास्त्र को इसीलिए नीति शास्त्र भी कहा जाता है। राजतंत्र के साथ नीति शब्द जोड़ने का मतलब है कि वो संसाधन जिसके माध्यम से जन समुदाय उचित मार्ग पर चले। भाई क्या है? उचित मार्ग पर चले और जनता को अनुचित मार्ग पर जाने से रोका जा सके। भैया आम जनता जो है वह गलत काम ना करे, गलत मार्ग का पालन ना करे, गलत कार्यों में न जाए, इसके लिए राजा को अच्छी नीतियां बनाना चाहिए ताकि जनता जो है वह अच्छी बने, जनता का कल्याण हो, जनता की भलाई हो। नीति का अर्थ अन्य परिप्रेक्ष्य से भी है जो कि दंड के रूप में है। यानी नीति यह बताती है कि जनता अगर अच्छे काम करेगी तो ठीक शांति समाज में बनी रहेगी। अगर आम जनता अगर नियम कानूनों के विपरीत है, अगर राज्य में कोई नियम कानूनों को नहीं मानता है, तो राजा उसको दंडित भी कर सकता है। राजा उसको सजा भी सुना सकता, दंड भी दे सकता है। महाभारत में उल्लेख किया गया कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर आधारित 1,00,000 अध्याय वाला एक महान ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ को शासन शास्त्र नामक भाग में भंडार है, जो संक्षिप्त करके 10 सतत अध्यायों में लिखा गया, जिसे हम लोग बात करते हैं। तो खास तौर से राजनीति शास्त्र में नीति का भी होना बहुत जरूरी है ताकि आम जनता अनुचित मार्ग यानी गलत रास्ते पर ना जाए और जनता हमेशा सही मार्ग पर चले, उचित मार्ग पर चले और अच्छे कामों को करे। इसलिए कह सकते हैं कि राजनीति में नीति का भी होना बहुत जरूरी है। शासन प्रशासन को कैसा चलाएगा, इसके लिए नीति का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजकीय क्रिया भाई राजा के काम कैसे होंगे, उसके सिद्धांत क्या होंगे, इसके लिए दंड नीति नाम प्रचलित है। दंड से अभिप्राय राज व्यवस्था से है। दंड के माध्यम से भाई कह सकते कि राजा शासन प्रशासन को चलाता है और समाज में शांति व्यवस्था को बनाता है। इसलिए राजनीति शास्त्र में हम लोग कह सकते हैं, क्या बोला मैंने, कि राजनीति शास्त्र में इस बात को कहा जाता है कि भाई नियम कानून कैसे चलेंगे, जनता अपने मार्ग से या अपने धर्म से विमुख ना हो। इसलिए राजनीति शास्त्र में नीति का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनता उचित मार्गों का पालन करे, उसी पर चले। इसलिए राजनीति शास्त्र में नीति या नीति शास्त्र भी इसे कहा जाता है। इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर रहेगा ये भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर के बाद हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा। अब चलिए हम लोग उसको भी देख लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर के बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या है? वैदिक राजनीतिक चिंतक। वैदिक यानी वैदिक काल में कौन कौन से राजनीतिक चिंतक है,
जैसे आप सबने देखा होगा कि आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तू का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीति है, उसमें कौन-कौन से विचारक हैं, कौन-कौन से लोगों ने अपने राजनैतिक विचार दिए हैं। तो सबसे पहले देखो एग्ज़ाम में जो आपसे क्वेश्चन आ सकता है या आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक राजनीतिक चिंतकों के बारे में बताइए, उन्होंने क्या-क्या विचार दिए? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। 20 नंबर के 5 क्वेश्चन आएँगे या कोई क्वेश्चन 10 नंबर का आ सकता है। तो आपसे तीसरे चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के बारे में बताइए, यानी वैदिक काल में कौन-कौन से राजनीतिक चिंतक हैं। अगर हम लोग बात करें कौन-कौन से लोग, उसमें जैसे सबसे पहले मनु हैं, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। आप सबको पता होगा कि भाई हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा हम लोग मनुस्मृति की काफ़ी चर्चा होती है। ठीक है? दूसरा अगर आप देखो कौटिल्य जिनको आप आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो भी वैदिक राजनीतिक चिंतक हैं। शुक्राचार्य हैं, ठीक है? कामानंद है और सोमदेव हैं। ये अगर मैं बात करूँ टोटल 5 जो हैं वैदिक राजनीतिक चिंतक हैं, यानी इन्होंने राजनीति पर यानी वैदिक काल में कह सकते हैं इन्होंने राजनीति में अपने विचार दिए कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, उसको शासन प्रशासन कैसे चलाना चाहिए और एक अच्छा जो राजा है, वह किस प्रकार से होता है। अगर मैं मनु की बात करूँ, तो भाई मनु तो सारी चीज़ें बताते हैं कि शादी-विवाह कैसे होना, राजा कैसे होना चाहिए, जाति धर्म को लेकर के पूरी मनुस्मृति जिसको लेकर के काफ़ी विवाद भी रहता है, आप सबको पता भी होगा मनुस्मृति को लेकर के। साथ में कौटिल्य तो कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नामों में से आप कह सकते हो नाम माना जाता है, जिनको हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं और उन्होंने कह सकते हैं उन्होंने जो अपनी बुक लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें उन्हें राजनीति पर अपने उन्होंने पूरे विचार दिए हैं। शुक्राचार्य जी हैं, ठीक है, कामानंद हैं, ठीक है, सोमदेव हैं। तो चलिए अब इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो तीसरे चैप्टर में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के बारे में। तो पहला अगर आप देखेंगे क्या है हमारे मनु है और मनु ने ही मनुस्मृति लिखा। आप देखो मनुस्मृति में अपने राजनीतिक विचार मनु ने क्या दिए हैं देखिएगा। विद्वानों का मत है मनुस्मृति के लेखक मनु मानव समाज को मानवता का सार बताने वाले प्रथम विचारक हैं। यही आप कह सकते हो भैया कि वैदिक काल में या हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है वहां पर राजनीति को लेकर के और समाज को लेकर के जिस व्यक्ति ने पहली बार किताब लिखी है और लोगों को राजनीति के बारे में बताया है वो प्रथम विचारक मनु हैं, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है। सामाजिक जीवन के नियमों का निर्माण करने वाले वो पहले अधिवक्ता हैं, यानी सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, शादी ब्याह पूजा पाठ ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के जिस व्यक्ति ने सबसे पहले विचार दिए हैं वो पहले नाम क्या है, मनु है। उनके द्वारा निर्मित नियम और सिद्धांत धर्म शास्त्रीय ग्रंथों में समायोजित है। अगर आप बात करेंगे हमारा जो सनातन धर्म है और हमारे सनातन धर्म में हिंदू धर्म में जो पूरी वर्ण व्यवस्था है, आप सबको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था जिसमें हम लोग देखते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उस पूरी वर्ण व्यवस्था को कह सकते हो कह सकते हो कि जिसने लिखा है और धर्म शास्त्रीय ग्रंथों में मनुस्मृति आती मनु ने लिखा है। मनु कौन थे या कठिन है, भाई मनु कौन है उनके बारे में जानकारी वैसे बहुत कम है। विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार उपनिषदकारों और दर्शन ग्रंथों के रचयिता के विषय में जान करें भैया, जो बड़े बड़े ग्रंथ है वेद किसने लिखे हैं, पुराण किसने लिखे हैं, उपनिषद किसने लिखे हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हो मनु के विषय में भी बिल्कुल स्पष्ट यानी क्लियर नहीं है। मनु कौन है, मनु के बारे में कह सकते हो कि क्लैरिटी के साथ पूरी जानकारी के साथ किसी ने नहीं लिखा है। मनु के रचनाकार के अतिरिक्त मनु उसका उल्लेख भी करते हैं शतपथ ब्राह्मण में। अगर आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम लोग शतपथ ब्राह्मण बोलते हैं, उसमें मनुस्मृति में कह सकते हैं मनु अपने बारे में लिखते हैं। मनु वैतक राजा है और मनुष्य उसके प्रजा है, ठीक है। मेघा तिथि में अपने भाष्य में लिखा है कि मनु पुरुष विशेष है जो वेदों और वैदिक शाखाओं के ज्ञाता है तथा विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करके अनुष्ठानों को संपन्न कराने वाली स्मृति की परंपरा का निर्माण करने वाला है। यानी मनु को ये बताया जा रहा है कि मनु भैया जो वेद हैं, जो हमारे वैदिक शाखाएं हैं, उनका उन्होंने अध्ययन किया है और पूजा पाठ कैसे होगा,
धर्म कर्म कैसे होगा, समाज कैसे होगा, लोगों को जीवन कैसे जीना है, इन सब के बारे में कह सकते हो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में मनु ने सबसे पहली बात की। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल में मनु को उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता है। क्या कह सकते हो भैया? मनु को मानव जाति के पिता के रूप में दिखाया गया है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों की परंपरा में से आते हैं। यानी मनु को हम लोग ब्रह्मा के लड़के, ठीक है, जो ब्रह्मा भगवान हैं उनके परंपरा से आते हैं। ऋग्वेद की एक स्तुति में यह प्रार्थना की गई है, हम मनुष्य मनु के मार्ग को औचित्य ना हो जाएं। यानी क्या है कि मनुष्यों को मनु के मार्ग पर चलने का बताया गया है। अगर हम लोग बात करें, महाभारत में विविध मनुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत में मनु को राजनीति शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। यानी आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस का कह सकते हो, हमारे सनातन धर्म में कह सकते हो कि मनु जो है सबसे बड़े राजनीतिक पंडित हैं, कह सकते हो कि जो जिसने पहली बार कह सकते हो कि राजनीति के बारे में, मनुष्यों के बारे में, समाज के बारे में जिसने सबसे पहला, वो मनु ही है। ठीक है, शांति पर्व में मनु को स्वयंभू या प्रसेचत मनु कहा गया है। स्वयंभू मनु की विभिन्न शास्त्र के आधार पर वस्तुतः स्वयंभू मनु धर्मशास्त्र और मनु अर्थशास्त्र परंपरा के हैं। मनु प्रायः कह सकते हैं कि प्रचेतास मनु है, उनका उल्लेख करते हैं। नारद स्मृति के अनुसार मनु एक धर्मशास्त्र लिखा था, उसे नारद का अध्ययन करवाया था। यानी मनु कह सकते हो भैया, मनु के बारे में अलग अलग धर्म शास्त्रों में हम लोगों ने उनका जिक्र पाते हैं, लेकिन कह सकते हो कि क्लियरता के साथ, यानी स्पष्टता के साथ मनु कौन है उसके बारे में बहुत जानकारियां नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आप सबको पता भी होगा कि मनु ही हिंदू धर्म में भैया शादी कैसी होगी, ब्याह कैसे होगा, हिंदू धर्म में जाति प्रथा को लेकर के, खास तौर से जाति नहीं, उसको आप लोग वर्ण व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, भाई ब्राह्मण ऊंची जाति का है, ठीक है, ब्राह्मणों को लेकर के तमाम बातें, शादी कैसे करना है, राजा कैसे होना चाहिए, दंड लोगों को कैसे दिया जाएगा, राजा का धर्म क्या है, राजा की प्रशंसा क्या है, दंड विधान क्या है, ठीक है, लोग नियमों का पालन करें, लोग शादी ब्याह के नियमों को माने, समाज में लोगों को कैसे रहना है, इन सब के बारे में कह सकते हो विस्तार से मनु ने किताब लिखी है, जो बहुत फेमस किताब मानी जाती है, जिसको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं। और उसी मनुस्मृति से कह सकते हैं कि मनु सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। और प्राचीन भारतीय समाज को कह सकते हो कि सबसे पहले राजनीतिक रूप से कह सकते हो कि जिनका बहुत ख्याति नाम है देखिएगा, सॉरी, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज धर्म और दंड के महत्व का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। राजा राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजा के कर्तव्य क्या है, राजा की कर व्यवस्था क्या है, आदि सभी के बारे में मनु ने अपनी पुस्तक कह सकते कि उन्होंने लिखा है। यानी राज शुरुआत में कह सकते कि जो हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें मनु ने ही सबसे पहले राजा के बारे में, प्रजा के बारे में, राजा को क्या मानना चाहिए, राजा को कैसे शासन चलाना चाहिए, प्रजा के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, राजा को दंड का पालन करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति राजा के आदेशों को नहीं मानता है तो राजा उसको दंड दे सकता है। इस प्रकार की सभी बातें मनु ने मनुस्मृति में लिखी। शादी ब्याह कैसे होगा, पूजा पाठ कैसे होगा, धर्म कर्म कैसे होगा, इन सब के बारे में आप लोग कह सकते कि मनु ने ही सबसे पहली जिस किताब में लिखा उसी को हम लोग मनुस्मृति कह रहे हैं। और कह सकते कि राजनीतिक रूप से पहला जो व्यक्ति है वो मनु है। मनु के बाद हम जिसको पढ़ने जा रहे हो, आप लोग उन सब के बारे में खूब सुना होगा, कौटिल्य, जिनको हम आचार्य चाणक्य के नाम से भी जानते। देखेगा, भारतीय राजनीतिक इतिहास में कौटिल्य का विशेष महत्व भैया, इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उनके राजनीतिक गुरु, ठीक है, तो भैया भारतीय राजनीतिक इतिहास में कौटिल्य का, आचार्य चाणक्य का विशेष महत्व है। उन्होंने प्राचीन भारत के प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाए, राजनीति में कह सकते सबसे बड़ा नाम भारत में कौटिल्य है। कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक विचारधारा का एक नया आंदोलन खड़ा किया है। वैदिक काल और बौद्ध काल में कह सकते उन्होंने
यानी वैदिक काल हो हमारा या हमारा बौद्ध काल हो, उसमें एक सामंजस्य स्थापित करने में कह सकते हो कि कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन भारतीय राजनीति में विशिष्ट शाखा का उन्होंने अध्ययन किया है। राज्य का सिद्धांत, राजा कैसे होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, समाज का स्वरूप कैसे होने चाहिए, अच्छा शासन कैसे होता है, अच्छी राजनीति कैसे है, राजा को नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार और न्याय करना चाहिए। सभी विषयों पर कह सकते हैं कि भारतीय मनीषियों में, भारतीय ऋषियों मुनियों में कह सकते हैं आचार्य चाणक्य ने अपनी बातों को कहा है। परंतु कौटिल्य की अगर मैं बात कहूं तो कौटिल्य पश्चिम के विद्वानों की धारणा निरर्थक सिद्ध हुई है। कौटिल्य शास्त्र के सामने आते ही राजनीतिक सिद्धांत की व्यवस्था रूप से सामने आती है। उत्तम एक अच्छा शासन कैसे होता है, एक अच्छा राजा कैसे होना चाहिए, इन सभी के बारे में कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में विस्तार से लिखा है। कौटिल्य अथवा चाणक्य बोलो, इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, या विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। इनका 3 नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य को एक तो कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, तीसरा विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? जैसे मनु ने मनु स्मृति लिखी है, उसी प्रकार से कौटिल्य ने भैया अर्थशास्त्र लिखा है। और अर्थशास्त्र वाली किताब में इन्होंने नीति शास्त्र बताया है, राजा को कैसे नियम मानना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। चाणक्य का उल्लेख अगर हम बात करें तो बाण भट्ट ने कादम्बरी और कुमार कुमार रचयिता में भी किया है। तो अगर मैं कौटिल्य की बात करूं तो कौटिल्य वस्तुतः एक बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं या कूटनीतिक जानकार हैं। इनका काल जो है, यानी जो कौटिल्य है वो लगभग 300 से लेकर के 400 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका कार्यस्थल मगध, आप सबको पता होगा कि मगध के जो साम्राज्य है उसका निर्माण करने में, और कह सकते हैं कि जो कौटिल्य हैं उन्होंने मगध साम्राज्य के जो राजा हैं, मगध मगध को अगर आप देखेंगे तो वहां पर मौर्य काल में कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पिता चटक थे, जिनका नाम चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कुटिल नीतियों के कारण इनको कुटुल गोत्र का भी माना जाता है, इसलिए इनको कौटिल्य कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम जो था विष्णुगुप्त था। भैया कौटिल्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। कौटिल्य शास्त्र के प्रथम अधिकरण में कौटिल्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता तथा द्वितीय अध्याय में शासन विधि का, कौटिल्य ने अपनी किताब में भाई कह सकते हैं कि उन्होंने राजा को कैसा शासन प्रशासन चलाना चाहिए, इन सभी बातों को उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में यह भी संकेत मिलता है कि उन्होंने अपनी नीतियों में नंद वंश के समूल नाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। आप सबको पता हो कि पहले मौर्य मौर्य का जो मौर्य साम्राज्य था वहां पर नंद शासन करता था, घनानंद। भैया घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य से मरवा करके, क्योंकि वो अच्छा राजा नहीं था, जो जनता के लिए सही नहीं था, तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य से उनको मरवा करके और आगे चल करके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, राजा बनाया था। कौटिल्य के जीवन के विषय में कोई भी कथा प्रचलित हो, परंतु वर्तमान में उपलब्ध कौटिल्य शास्त्र, कौटिल्य की किताब है। कौटिल्य शास्त्र भारतीय राजनीति का आधार स्तंभ है। यह ग्रंथ 15 भागों में बटा हुआ है। कौटिल्य शास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रमुख ग्रंथ है। भैया भारतीय राजनीति का सबसे कह सकते प्रमुख ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है। इसका विशेषता यह क्या है? इस ग्रंथ में राजनीति के बारे में खूब लिखा गया है, और राजा का क्या कर्तव्य है, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को किस प्रकार से शासन चलाना चाहिए, किस प्रकार से न्याय करना चाहिए, इन सभी के बारे में कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र बुक में टोटल 15 चैप्टर है, 15 अध्याय है। उन्हीं 15 अध्यायों में उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं। राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, राजा को अपने अधिकारी कैसे रखने चाहिए, राजा को शासन और प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, राजा को जनता से कैसे होना चाहिए, जनता को एक प्रकार से शासन एक अच्छा देना चाहिए। इन सभी के बारे में कह सकते कि कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में विधिवत रूप से 15 चैप्टर में सभी चीजों के बारे में उन्होंने विस्तार से कहा है और विस्तार से बताया है। ठीक है, हर चैप्टर में कह सकते हैं उन्होंने राजा कैसे हो, राजा का शासन कैसे हो, तमाम चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं।
राजत्व का सिद्धांत आचार्य चाणक्य ने दिया कि भैया राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राजा को शासन प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, भाई मंत्री संतरी शासन प्रशासन कैसे चलेगा, राजा को युद्ध कैसे लड़ना चाहिए, कूटनीतिक फैसले करने चाहिए, दूसरे देशों से कैसे संबंध रखना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी प्रजा के मित्र के समान व्यवहार करे, राजा जो है गुप्तचरों को रखे, युद्ध में अच्छी नीति बनाए, उसको न्याय बेहतर करना चाहिए और कानून का शासन अपने राज्य में स्थापित करना चाहिए, जनता खुशहाल होनी चाहिए। इन सभी के बारे में कह सकते हैं कि आचार्य चाणक्य ने, कौटिल्य ने अपनी बुक जो अर्थशास्त्र है उसमें विस्तार से उन्होंने सभी बातों को कहा है और अपनी बातों को वहां पर रखा है। ठीक, चाणक्य के बाद अगला है हमारे शुक्राचार्य जी। देखिएगा, शुक्राचार्य जिन्हें शुक्र के नाम से भी जाना जाता है, शुक्राचार्य को इन्होंने कुछ किताब लिखी है शुक्र नीति, यानी नीति शास्त्र है, राजनीति में क्या करना चाहिए, यानी राजनीति में क्या नियम कानून होने चाहिए, उस किताब को लिखा शुक्राचार्य ने। किताब लिखी, ग्रंथ लिखा है जिसको हम लोग शुक्र नीति कहते हैं, के लेखक शुक्राचार्य माने जाते हैं। भारत में वस्तुतः अर्थशास्त्री परंपरा के प्रणेता शुक्राचार्य, यानी जो अर्थशास्त्र, जो पैसा वैसा होता, धन संपदा है, उसके बारे में कहते हैं राजनीति में सबसे पहले अगर किसी ने लिखा भैया शुक्राचार्य जी ने लिखा है। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में शुक्राचार्य का निश्चित काल के विषय में, भाई शुक्राचार्य कब थे कब नहीं थे इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, तथापि कौटिल्य के पूर्व काल के माने जाते हैं। ये कौटिल्य से पहले थे शुक्राचार्य जी, ठीक है, क्योंकि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ के प्रारंभिक में बृहस्पति एवं शुक्राचार्य को नमस्कार किया है, यानी कौटिल्य ने जो अपना ग्रंथ लिखा उसमें शुक्राचार्य को और बृहस्पति को नमस्ते किया है। इसका मतलब है कौटिल्य जो आचार्य चाणक्य हैं उनसे पहले थे शुक्राचार्य जी। उन्होंने अर्थशास्त्र परंपरा के स्थापक आचार्य, ये अर्थशास्त्र जो विषय है जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसा धन संपदा, ठीक है भैया, उसके संस्थापक माने जा सकते हैं शुक्राचार्य। कौटिल्य शास्त्र के उपसान के सिद्धांत का उल्लेख है, उपसान ने ही शुक्राचार्य को बनाया गया है, यानी शुक्राचार्य कह सकते हो कि उन्होंने शुक्र नीति लिखा है, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र, यानी राजा को अपने शासन प्रशासन चलाने के लिए प्रजा से कैसे टैक्स लेना चाहिए, शासन प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, रुपए पैसे यानी अर्थनीति को लेकर के उन्होंने सारे अपने किताब यानी शुक्र नीति में लिखा है। शुक्र नीति मूलतः शासक और प्रजा के कल्याण के लिए लिखी गई। भैया शुक्राचार्य जी ने जो शुक्र नीति किताब लिखी है, राजा और जो प्रजा है, जो जनता है, उसका कल्याण कैसे हो, उसकी भलाई कैसे हो, इन सभी चीजों को लेकर के शुक्राचार्य जी ने अपनी किताब लिखी है जिसको हम शुक्र नीति कहते हैं। संस्कृत साहित्य में नीति वर्णन परक ग्रंथों की परंपरा को शुक्र नीति ग्रंथ है, जिसमें सूत्रात्मक पद्धति से जीवन के सुखमय बनाने की उपयोगी विषयों का वर्णन है। यानी अगर आप देखेंगे जो शुक्राचार्य का शुक्र नीति है उसमें अच्छा जीवन कैसे हो, अच्छा जीवन हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में शुक्राचार्य जी ने अपने किताब शुक्र नीति में बताया है। शुक्र नीति 4 भागों में है विभटी हुई। शुक्र नीति के 4 भाग हैं। पहले और दूसरे भाग में राजा के कर्तव्य हैं। शुक्राचार्य की जो बुक है भैया, जो शुक्र नीति है उसके पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में राजा के क्या कर्तव्य है, राजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। और साथ में राजा को जो लड़का युवराज, युवराज के भी गुण बताए हैं। तीसरे पार्ट में राजा और प्रजा में किस प्रकार से नीति धर्म का वर्णन किया गया, भाई प्रजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार से करना चाहिए। और चौथे पार्ट में उन्होंने खिल अध्याय माना जाता है जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषय जैसे राजा के मित्र, सम, शत्रु, राजाओं का वर्णन है, राजा को अपनी आय, राज का क्षेत्रफल और कृषि, कूप निर्माण, देवालय, यानी राजा को भैया अपने आय को लेकर के और राजा को भैया कृषि को लेकर के कुओं को खुदाई करे, मंदिर बनवाए, न्याय व्यवस्था को अच्छा करे और किले का निर्माण करवाए, सेना को अच्छी रखे, इन सभी के बारे में शुक्राचार्य जी ने राजा को बारे में बताया है। शुक्र नीति मुख्यतः राजनीति की एक महत्वपूर्ण किताब है जिसमें राजा के बारे में, राज्य के बारे में, प्रजा के बारे में, तीनों के बारे में ही, उनके कर्तव्यों के बारे में खास तौर से
विस्तार से शुक्राचार्य जी ने अपनी किताब शुक्र नीति में लिखा है। उन्होंने राजनीतिक पक्ष का ही विधान नहीं, बल्कि उन्होंने व्यवहारिक राजनीति को भी लिखा है। राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें बताया। अगले हमारे जो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं, उनका नाम है कामा कामनंद कामानंदक। ठीक है, देखिएगा, एनडी हक्सर, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, ने भारतीय रक्षा पत्रिका में कौटिल्य की विदेश नीति और रक्षा नीति के अनेक ग्रंथों पर शोध किया। उनका मानना है कि कौटिल्य से पहले 1000 वर्ष कालखंड में 13 अन्य राजनीतिक ग्रंथों के अस्तित्व में थे, जिनमें कौटिल्य शास्त्र प्रभावित है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथों में राजनीतिक विचारक का अध्ययन किया है। इन ग्रंथों में कामानंदक का नीति शास्त्र अत्यंत यानी अगर आप देखें कौटिल्य की बुक के साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने नीति सार लिखा है, जिनका नाम है कामानंदक। कामानंदक हैं। कामानंदक ने मौर्य काल के इतिहासकार हैं। कामानंदक कौन है? कामानंदक मौर्य काल की इतिहासकार हैं, जिन्होंने मौर्य काल की राजनीति के बारे में लिखा है। प्राचीन भारतीय राजनीति के ठीक है, अत्यम विचारक जो कौटिल्य कई वर्षों के पश्चात भारतीय राजनीति के पटल पर उभरे हैं, कौटिल्य के समान ही राजनीतिक सिद्धांतों को किसने लिखा है? कामानंदक ने नीति शास्त्र लिखा है। डी आर भंडारकर का मानना है कामानंदक 300 ईस्वी काल के हैं। चार्ल्स के अनुसार ये 14वीं और 5वीं शताब्दी के हैं। उनका मानना है कामानंदक चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री रहे हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका थी और राजनीति के बारे में बहुत जानते थे, बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल थे। ठीक है, और कामानंदक ने ही नीति शास्त्र लिखा जो 500 से लेकर के 700 ईस्वी सन माना जाता है। कृष्णेंदु ने इसका रचना काल 700-750 यानी आचार्य कामानंदक ने नीति शास्त्र लिखा है। और यह क्या थे भाई, मौर्य काल जब चल रहा था वहां पर मंत्री थे और काफी इनको विद्वान माना था। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? नीति शास्त्र लिखी है। और नीति शास्त्र में कह सकते हो कि राजा को लेकर के, राजा के पुत्रों को लेकर के, युद्धों को लेकर के, व्यूह रचना को लेकर के, सेना को लेकर के, राजा के कर्तव्यों को लेकर के, इन सभी के बारे में कह सकते हो कि कामानंदक ने अपनी किताब नीति शास्त्र में विस्तार से लिख बताया है। और अगले हम लास्ट वाले जो राजनीतिक अगर आप देखेंगे विद्वान कौन से हैं, सोमदेव हैं। संस्कृत साहित्य में, ठीक है, यशासूतिक चंपुक के रूप में अपना योगदान देने वाले सोमदेव ने भारतीय राजनीति में, यानी भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसमें दिया है? सोमदेव ने। सोमदेव सूरी 10वीं के जैन साधु थे। इनकी रचयिता नीति वाक्तम है, जैन राजनीति परंपरा का ग्रंथ है। ये दक्षिण भारत के राजा कृष्णदेव राय के कवि थे। आप सबने पढ़ा होगा ना, विजयनगर साम्राज्य में एक कृष्णदेव राय थे, उन्हें कृष्णदेव राय के कवि हैं। और इन्होंने भी भैया, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने राजनीति के बारे में बताया है। इन्होंने एक किताब लिखी है नीति वाक्य मृत। नीति वाक्य मृत किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है। और सोमदेव कौन है? राजा कृष्णदेव राय के क्या है? कवि हैं, उनके दरबार में रहते हैं। और इन्होंने राजनीति में नीति वाक्यमृत में इसके रचयिता इनको माना जाता है। और इन्होंने राजा के कर्तव्यों के बारे में, राजा कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में इनको खूब लिखा है। राजा का पुरुषार्थ कैसा हो, राजा त्रयी वर्णन करता, दंड नीति, मंत्रिमंडल, पुरोहित, सेनापति, दूत, गुप्तचर, स्वामी, आमत, जनपद, दुर्ग, मंत्री, सभी के बारे में कह सकते हो कि इन्होंने एक प्रकार से सोमदेव जी ने इन्होंने वर्णन किया है। नीति वाक्य मृतम में अपने नाम के अनुसार लोक व्यवहार को भी इन्होंने लिखा है धर्म के बारे में। यानी सोमदेव जी ने धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, स्वामी के बारे में, सेना, गुप्तचर, जनपद, आमत यानी मंत्री, सबके बारे में सरलता से लिखा है। भारतीय राजनीति में सोमदेव का जो योगदान है वह बहुत उल्लेखनीय है। और उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है उसको भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय राजनीति में इन सभी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, और प्राचीन भारतीय राजनीति के ये सबसे बड़े चिंतकों में माने जाते हैं। खास तौर से मनु हो,
कौटिल्य हो, शुक्राचार्य जी हो, कामानंदक हो या सोमदेव जी हैं। जब भी आपसे एग्जाम में आएगा विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के बारे में पूछिए। 10 नंबर में देखो, अगर 10 नंबर में पूछेगा ना तो अकेला अकेला भी पूछ सकता है, मनु के बारे में, कौटिल्य के बारे में, शुक्राचार्य के बारे में। अगर अकेला आएगा, एक नाम आएगा, तो आपको उन्हीं के बारे में बताना पड़ेगा, 10 मार्क्स में पूछेगा। और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के बारे में बताइए, तो इन पांचों के बारे में आपको अच्छे से पॉइंट बना करके, हेडिंग बना करके लिखना होगा। अभी तक हमने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर कर लिया है। अब चलिए हम लोग अपना चौथा चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, उसमें जो जो चीजें हैं, ठीक है। के बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा। और चैप्टर नंबर जो हमारा 4 क्या रहेगा देखिएगा, प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य। ठीक है, इसमें अगर आप बात करोगे तो आपसे अंगुत्तर निकाय के बारे में पूछा जा सकता है और बौद्ध साहित्य। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 4.3 रहेगा। चौथे चैप्टर में से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्राचीन भारतीय गणतंत्र क्या है। गणतंत्र मतलब समझते हो, संविधान को लेकर के, यानी क्या नियम कानून है, कायदे, प्राचीन भारतीय गणतंत्र कैसा है। ठीक है, और बौद्ध साहित्य के बारे में जिसमें हम बात करेंगे, अंगुत्तर निकाय उकाय जैसे क्वेश्चन जो हैं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बौद्ध साहित्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिएगा हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा प्राचीन भारतीय गणतंत्र थोड़ा सा देख लेते हैं समझने के लिए। देखो, वैदिक काल में अंतरतर राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य के गणराज्य स्वरूप का प्रादुर्भाव हो चुका था। देखो भाई, वैदिक काल में ना राजतंत्रात्मक राज्य थे, यानी जहां पर राजा होता था, और जहां पर गणराज्य भी हुआ करते थे। वहां नहीं, वहां पर जनता से चुन करके कोई व्यक्ति आता या जनता चुनती थी। देखो, राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जहां पर राजा होता है और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी वहां पर वंश परंपरा चलती थी। और कहीं कहीं पर प्राचीन वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो गणराज्य भी हुआ करते थे, यानी वहां पर जो राजा होता था उसको जनता चुनती थी। ठीक है, वह वंशवादी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में पूर्ण राजतंत्रात्मक व्यवस्था का धीरे धीरे अवसान होने लगा और शासन का समांतर प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था ने, देखो अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे, जो उत्तर वैदिक काल है वहां पर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो राजतंत्र, यानी राजा जो वंशवादी होता था, वंशवाद था, राजा होता था, फिर उसको बेटा राजा होता था, फिर उसका बेटा राजा होता था, ये चीजें समाप्त हुई। और वहां पर अब प्रजातंत्र यानी जनता का शासन और लोकतंत्र धीरे धीरे कह सकते हो कि उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ। केपी अग्रवाल ने इसे नूतन व्यवस्था कहा है, यानी सामुदायिक स्वशासन के रूप में लिखा है। यद्यपि उत्तर वैदिक काल के कई सारे ग्रंथों में, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है, यजुर्वेदी ब्राह्मणों में कहीं कहीं पर गणराज्य के भी संकेत मिलते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से गणराज्यों का प्रमुखतापूर्ण उल्लेख वैदिक काल में, बौद्ध काल में सामने उभर के आता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्राचीन भारतीय गणराज्य है, हमारे देश में गणराज्य, देखो राजतंत्र तो होता था, सबको पता है, राजा होता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था। लेकिन अगर हम बात करें प्राचीन भारत में गणराज्य मिलते, गणराज्य मीन्स क्या है कि जहां पर जनता के जरिए राजा का चुनाव किया जाता था, या जो राजा होता था वह जनता के जरिए ही चुन करके आता था। ठीक है, बौद्धकालीन भारत में, भारतवर्ष एवं उसके पड़ोसी राज्यों में शासन के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था का उल्लेख है। भैया, जब भारत में बौद्ध काल आया उस समय गणराज्य हुआ करते थे। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था से इतर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में गण और संघ जैसे नामों का प्रयोग हुआ, यानी अब राजतंत्र में कह सकते हो कि प्रजातंत्र आया, जहां पर जनता का शासन जिसको बोलते हैं, जनता के जरिए ही राजा का चुनाव किया जाता था, जहां पर गण और संघ जैसे नामों का प्रयोग हुआ। जैन साहित्य में भी हमें इस चीज का उल्लेख मिलता है। गण का अर्थ है, विभिन्न विद्वानों ने विविध प्रकार से किया है। गण का अर्थ है गणना, संख्या से संबंधित, अतः गणराज्य का अर्थ हुआ संख्या का राज्य, अर्थात किसी एक व्यक्ति द्वारा राज्य नहीं चलाया जाता है, बल्कि बहुसंख्यक समाज द्वारा जब राज्य को चलाया जाता था, यानी किसी एक व्यक्ति राज्य को नहीं चलाता था। गण का मतलब है गणना, और गणराज्य का मतलब हो जाता है कि जहां एक व्यक्ति राज्य को नहीं चलाता है,
बल्कि राज्य को चलाने के लिए कई सारी व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य किसी एक राजा या स्वामी का नहीं होता था, बल्कि एक ग्रुप होता था, कुछ लोगों का एक समूह होता था, एक ग्रुप होता था जो पूरे राज्य को चलाता था। ठीक है, यानी एक व्यक्ति राजा नहीं होता था, पूरे राज्य को चलाता था, बल्कि लोगों का ग्रुप होता था, विद्वानों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ग्रुप होता जो पूरे राज्य को चलाता था। उस रूप में यहाँ पर गणराज्य कहा जा रहा। गणराज्य यानी जो ग्रुप होता था उसको जनता के जरिए चुना जाता था, जनता ही उसको चुनती थी। और अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय गणराज्य में इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस संदर्भ में गण का अर्थ है सभा या संसद का होना। कालांतर में गणराज्य का अर्थ सभा या संसद द्वारा शासन से लिया गया। वस्तुतः गण शब्द राजनीतिक व्यवस्था में गणराज्य के लिए बना है। गण जो है गणराज्य बना है, और गण का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन प्रशासन को नहीं चलाया जाता है, बल्कि एक पूरा ग्रुप है। जिसे आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री का भैया पूरा मंत्रिमंडल होता है जो उनको शासन व्यवस्था चलाने में मदद करता है। उसी प्रकार से गणराज्य का मतलब क्या था कि एक राजा होगा, और राजा जो होगा उसके जो मंत्री संतरी होंगे वह उनके जरिए ही पूरी शासन व्यवस्था को चलाता था। उसी को हम लोग यहाँ पर गणराज्य करें। और प्राचीन भारतीय गणराज्य इसी प्रकार के हुआ करते थे। ठीक है, राजा अकेला शासन व्यवस्था को नहीं चलाता था, बल्कि उसके कई मंत्री होते थे और पूरा एक ग्रुप होता था, जिस ग्रुप के जरिए क्या होता था, पूरे शासन प्रशासन को या शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। इसी को हम लोग गणराज्य के रूप में कह रहे हैं। अगला हमारा जो पॉइंट क्या रहेगा, बौद्ध साहित्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बौद्ध साहित्य। देखिएगा, बौद्ध साहित्य सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो होता उनका के उल्लेख किया जाता। देखो, जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। बौद्ध जो ग्रंथ है उसी को हम बौद्ध साहित्य बोलते हैं। बौद्धों को लेकर के बौद्धों ने जो अपनी किताबें लिखी, महात्मा बुद्ध ने या उनके अनुयायियों ने, पिटक होता पिटारी, पिटारी इसमें। और बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म लोगों को क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, इन सभी के बारे में बौद्ध साहित्य में पूरी शासन व्यवस्था में बताया गया। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बौद्ध साहित्य क्या है भैया, उसमें त्रिपिटक है, जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं। ठीक है, त्रिपिटक यानी 3 पिटारी, त्रिपिटक का विभाजन किया गया। और ग्रंथ हैं कि ये किताबें हैं, बड़े बड़े जैसे वेद पुराण होते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और त्रिपिटक 3 ग्रंथों से मिलकर के बना है। कितने ग्रंथ है त्रिपिटक में? 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? जैसे विनय पिटक है, सुत पिटक है और अभिधम पिटक है। जो विनय पिटक है उसमें महाव्यंग, ठीक है, चालु व्यंग, पराजित, ठीक है, पराचित, परिवार, ये 5 चीजें बताई गई, 5 उसमें हैं। सुत पिटक जो है संघ निकाय, मजजम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, खुदकम निकाय। और जो अभिधम पिटक है धर्म संयम यानी लघु कथा, कथु, यमक, इस प्रकार के। यानी जो विनय पिटक है, सुत पिटक है, अभिधम पिटक है, ये 3 बौद्ध ग्रंथ हैं। और इन्हों को मिलकर के क्या बनता है, हमारा पिटक, पिटक बनता है। और इन बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म को कैसा होना चाहिए, बौद्ध धर्म के क्या मानना चाहिए, बौद्ध विहारों को लेकर के, और बौद्ध अनुयायी कैसे होनी चाहिए, बौद्ध धर्म के क्या में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, ये सारे इसमें जो त्रिपिटक हैं, तीनों पिटकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आप देखिएगा, खास तौर से जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के 45 वर्षों के बारे में जो कुछ भी उन्होंने प्रवचन दिए हैं, उसके बारे में कह सकते हैं सारा कुछ लिखा गया। किसमें लिखा गया? त्रिपिटक में। ठीक है, और त्रिपिटक जो है उस वो भाई मेरे विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक को मिलकर के बनता है। जो पहला इसमें क्या, विनय पिटक, विनय पिटक में 5 ग्रंथ हैं। विनय पिटक में कितने ग्रंथ हैं? 5 ग्रंथ हैं। ठीक है, जिसमें छोटे बड़े सभी पालनीय नियमों को बताया गया। यानी बौद्ध धर्म में क्या नियम कानून है
वह कह सकते हैं विनय पिटक में बताया गया। जिस भाग में विद्वानों और साधारण समाज के उपदेश हैं, उसमें उसे सुत्त पिटक कहा जाता है। भैया सुत्त पिटक में जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो आम जनता है, उनके उपदेश कह सकते हैं सुत्त पिटक में हैं। जिस भाग में केवल विद्वान और साधकों द्वारा समझने योग्य है, उसको हम लोग अभिधम पिटक कहते हैं। अभिधम पिटक में कह सकते हो कि जो विद्वान लोग हैं और जो गंभीर लोग हैं, उनके बारे में अभिधम पिटक है। ये तीनों पिटक भी आगे चल करके कई भागों में बटा हुआ है और ऐसी त्रिपिटक है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक जो है भैया बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक का तीनों भागों में से एक है। सुत्त पिटक में तर्क और संवाद हैं। किसके संवाद है? तर्क है भगवान बुद्ध के। ये जो है एक गद्य संवाद है। गद्य पद में मुक्तक लिखे गए और छोटी-छोटी इसमें कहानियां किसमें भैया? सुत्त पिटक में। यह 5 भागों में बटा हुआ है। इस पिटक के 5 भाग जो है इसके हम लोग इसको निकाय कहते हैं। निकाय का अर्थ होता है समूह और जो सुत्त पिटक है 5 भागों में बटा हुआ है और 5 भागों में इसके अलग-अलग बातें कही गई हैं जो सुत्त पिटक है। ठीक है? सुत्त पिटक के बाद अगर आप देखोगे सुत्त पिटक में ही महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध इतिहास के बारे में, इन सभी के बारे में सुत्त पिटक में यह त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बुद्ध के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बारे में बताया गया और 45 वर्ष तक उन्होंने जो लोक सेवा की है, उसका विवरण कह सकते हैं हम लोगों को। महात्मा बुद्ध को कैसे ज्ञान मिला, बुद्ध जीवनी है, उनका धर्म दर्शन है, इन सभी के बारे में कह सकते हैं सुत्त पिटक में बताया गया है। पूरी तरह से हमारा जो सुत्त पिटक है, ठीक है? सुत्त पिटक में सारी चीजें बताई गई भाई मेरे जो सुत्त पिटक है, ठीक है? सुत्त पिटक की अगर हम लोग बात करें, सुत्त पिटक के बाद अगर आप देखोगे, सुत्त पिटक काफी इंपॉर्टेंट है भाई। फिर सुत्त पिटक, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। ये 3 पिटक हैं और ये 3 पिटक कह सकते हैं। दूसरे पिटक में हम जैसे आप देखोगे जो विनय पिटक है, विनय पिटक में कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में पूरी तरह से बताया गया, कैसे बौद्ध धर्म का क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, ये सारे विनय पिटक में कहा गया। अगला हमारा क्या है भैया मेरे? महापरिनितुम सूत्र है। बुद्ध का जन्म गणराज्य के काल में हुआ है। उनके आसपास संघ गणराज्य थे, यही के मध्य में बड़े हुए। उन्होंने अनुयायियों को संगठित किया और भिक्षु कहलाए। ठीक है? भगवान बुद्ध भी तो भाई सिद्धार्थ थे, राजा के लड़के थे ना। जहां उनका जन्म हुआ था वहां पर गणराज्य हुआ करते थे। ठीक है? इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें उनके किताबों से भी प्राप्त होता है। ठीक है? महात्मा बुद्ध, भाई महात्मा बुद्ध भी तो राजा के लड़के थे, उन्हीं राजा के लड़के से तो आते हैं। और महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं, चीजें कही हैं, वो सारा कह सकते हैं जो हम इनका पिटक है, उन पिटकों में विस्तार से इन्होंने बता रखा है। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपसे मैं बात करने वाला था, ये आपसे पूछा जा सकता है, खास तौर से विनय पिटक के बारे में, अभिधम पिटक के बारे में और ये जो आपका सुत्त पिटक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और बौद्ध साहित्य वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा भैया? या तो आपसे बौद्ध साहित्य पूछ सकता है, बौद्ध साहित्य आ सकता है, याद रखना। और प्राचीन भारतीय गणराज्य क्या है? ये 2 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और चौथा चैप्टर से क्वेश्चन आपसे 10 नंबर का पूछा जा सकता है। बौद्ध साहित्य पढ़ करके जाना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया है, खास तौर से याद कर लेना। चौथे चैप्टर यही है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा चैप्टर भी मैंने आपको बता दिया है। जो चीजें मैं आपको सबको बता रहा हूं, उसको पॉइंट बना करके और हेडिंग बना करके आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा और आपका ये पूरा हो जाएगा। चौथे चैप्टर के बाद हम लोग अपना 5वां चैप्टर भी कर लेते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 रहेगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 को भी देख लेते हैं, ठीक है? चैप्टर के बाद अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जो आपका रहेगा, राजनीतिक चिंतन के स्रोत। यानी भारतीय जो राजनीति है, उसमें चिंतन के कौन-कौन से स्रोत हैं। इसमें एक ही पॉइंट जो रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 5वां जो आपका चैप्टर रहेगा, राजनीतिक चिंतन के कौन-कौन से स्रोत हैं, ठीक है? भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोतों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और एग्ज़ाम से आ भी सकता है और पूछा भी जा सकता है। राजनीतिक चिंतन के स्रोत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा,
राजनीतिक चिंतन के कौन-कौन से स्रोत हैं। देखो राजनीतिक चिंतन जो है ज्यादातर जो किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, भारतीय राजनीति को लेकर के प्राचीन काल में पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं, वो उन्हीं को हम लोग चिंतन के स्रोत मानते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ, क्या बना हुआ है? यहाँ पर एक फ्लो चार्ट यानी डायग्राम टाइप से बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा, चिंतन के कौन-कौन से स्रोत हैं, ठीक है? जिस प्रकार से यहाँ से फ्लो चार्ट या डायग्राम बना हुआ है, आप लोग ऐसा बुक में भी बना सकते हैं, ठीक है? बुक मीन्स यानी एग्जाम में, जब सॉरी भाई मेरे बुक नहीं, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में भी इस प्रकार से डायग्राम जरूर बना लेना। इस टाइप से डायग्राम बनाने से एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलता है। देखो कैसे बना रखा है, देखो चिंतन के स्रोत, भाई चिंतन के दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मतलब होता है कि जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो लिखी गई हैं बड़े-बड़े लोगों ने, महर्षियों ने लिखी है, साहित्यिक स्रोत। और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत चिंतन के। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है यानी जो खुदाई से चीजें हमको मिली हुई हैं। जैसे खुदाई की गई तो जो-जो चीजें मिली भारतीय राजनीति के चिंतन में, वो तो चिंतन के स्रोत दो प्रकार के हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अगर आप देखेंगे क्या है, वैदिक साहित्य यानी वेदों से रिलेटेड जो साहित्य है, और दूसरा बौद्ध और जैन साहित्य है, ठीक है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साहित्य जो किताबें हैं और जैन धर्म से रिलेटेड जो किताबें साहित्य उनकी हम बात करते हैं। जो वैदिक साहित्य है वो खास तौर से 3, 4, 5 प्रकार का होता है। वैदिक साहित्य कितने प्रकार का, जैसे वैदिक साहित्य में वेद है, उपनिषद है, धर्म सूत्र है, स्मृति है और महाकाव्य हैं। यानी वेदों में भी भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत हैं, उपनिषदों में भी भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत हैं, जो धर्म सूत्र है उसमें भी भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत हैं, स्मृति हो या महाकाव्य हो, इन सब में है। और जो महाकाव्य हैं वो लगभग 4 या 5 प्रकार के हैं, ठीक है? कितने प्रकार के हैं? टोटल 6 प्रकार के हैं। जैसे महाकाव्य कौन-कौन से? जैसे महाभारत है, भाई महाभारत, भाई राजनीति को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। महाभारत को अगर आप देखेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने तमाम तरह के राजनीतिक चालों को चला, जिसमें उन्होंने पांडवों को महाभारत जिता दिया। रामायण भी भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोतों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामायण जिसमें राम रावण का युद्ध है, वह भी भारतीय राजनीति चिंतन का एक स्रोत है। पंचलक्षण भी है, ठीक है? पंचलक्षण जो भारतीय राजनीति के बारे में काफी बताता है। अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र बुक लिख रखी है, जिसमें राजा कैसा होना चाहिए, शासन कैसे चलाना चाहिए, वो सारी बातें हैं। एक है नीति सार, नीति सार एक बुक है जो लिख रखी है, उसमें भी भारतीय राजनीति चिंतन के बारे में काफी कुछ बताया गया है। एक बुक और है नीति वाक्य मृत, नीति वाक्यामृत जो है, इसमें भी भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य, बौद्ध जैन साहित्य, और जो वैदिक साहित्य है उसमें वेद, उपनिषद, धर्मसूत्र, स्मृति, महाकाव्य, और महाकाव्य 6 प्रकार के हैं। महाभारत, रामायण, पंचलक्षण, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। ये भारतीय राजनीति चिंतन के साहित्यिक स्रोत हैं। अब अगला देखिए, इसी में पॉइंट बना रखा है साहित्यिक स्रोत के बाद हमारा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में देखिए कौन-कौन सा है। पुरातात्विक स्रोतों में विदेशी वृत्तांत है, यानी जो लोग भारत में घूमने आए थे, घूमने फिरने आए थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, क्या लिखा है। खास तौर के यूनानी विचारक, जो लोग यूनान से आए थे, ठीक है, उन्होंने भारत का भ्रमण किया, विचरण किया, और यहाँ पर उन्होंने राजनीति के बारे में क्या लिखा। चीनी यात्री जैसे हेनसांग आया था, फाहियान आया था, उन लोगों ने भारत के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है भारतीय राजनीति के बारे में। और अगला है मुस्लिम इतिहासकारों ने, जैसे अगर मैं बात करूं अल बिरूनी है, ठीक है, इस प्रकार के जो मुस्लिम इतिहासकार भारत आए थे और उन्हें भारत के राजनीति के बारे में क्या कहा, क्या बताया। तो भारतीय राजनीति की चिंतन के स्रोतों का ये पूरा डायग्राम है। उसके बाद ये पूरा डायग्राम यानी फिगर बनाने के बाद आपको इसके एक-एक पॉइंट लिखना होगा और आपको बताना। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय राजनीति चिंतन के अगर आप देखेंगे 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले आता है वैदिक साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है, हम लोगों को मुख्य रूप से वेदों से मिलते हैं। भाई हमारा जो प्राचीन भारतीय राजनीति है या इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके बारे में सारी जानकारी हम लोगों को वेदों से मिलती हैं। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन वेदों को ही माना जाता है। भैया वेद सबसे पुराने हैं और सारी जानकारी हम लोगों को वेदों से मिलती है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में ऋग्वेद से प्राप्त होगा।
ऋग्वेद में ही राजनीति के बारे में सारी बातें कही गई है। राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, विषयों का राजा का निर्वाचन, राजा का राज्याभिषेक, राज्य का संचालन, सभा समिति जैसे सभी चीजों के बारे में, यानी भारतीय राजनीति के बारे में अगर आप देखेंगे, जो वेद हैं, वेदों में खास तौर से ऋग्वेद में राजा की उत्पत्ति दैवीय है, विषयों के सिद्धांत है, राजा का राज्याभिषेक कैसे होगा, राजा अपनी समिति कैसे बनाएगा, अपने मंत्री संतरी कैसे चुनेगा, इन सभी के बारे में खास तौर से ऋग्वेद में बताया गया है। अर्थवेद में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें संकेत मिलता है कि राजत्व की व्यवस्था कैसे, राजा कैसा होना चाहिए, तद संबंधी सिद्धांतों का निर्माण होने लगा। प्राचीन भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए अर्थवेद एक उपदेय ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में राज्याभिषेक का विस्तार खूब किया गया है। शासनधीश विधियों में, यानी अगर आप देखें वैदिक साहित्य जो इसमें जो वेद हैं, वेदों के बारे में राजा को लेकर के, मंत्री को लेकर के, उसकी दैवीय उत्पत्ति कैसे है, राज्याभिषेक के बारे में लेकर के, सभी प्रकार की जो राजनैतिक बातें हैं, ये सारे हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, इन सभी वेदों से हमें कह सकते हो कि प्राचीन भारतीय राजनीति कैसे थी, वहां पर राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के क्या नियम कानून है, राज्य का राज्याभिषेक कैसे होगा, इन सभी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में लिखा गया है। और जो खास तौर से उपनिषद हैं, उपनिषदों में भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति के कई सारे विचारों के संकेत मिलते हैं। बिंबिसार से पूर्व राजनीतिक अवस्था में उपनिषद को ही जाना जाता है। परीक्षित व उसके पुत्र जन्मेजय के पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख उपनिषद में, यानी अगर आप देखें बिंबिसार हो जो मौर्य काल का एक शासक था, और परीक्षित जो राजा परीक्षित और जन्मेजय हैं, इन सभी के बारे में उपनिषदों के बारे में हमें पता चलता है। तो कई सारे राजाओं के बारे में हमारे जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, उनमें राजा कैसा होना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी है। अगला हमारा है भैया पुराण। भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत में पुराण है। प्राचीन भारतीय व्यवस्था की जानकारी हमें पुराणों से भी मिलती है। भाई हमारा प्राचीन भारतीय राजनीति कैसे थी, राजा कैसे था, शासन कैसे था, शासन प्रशासन कैसे चलाता था, प्राचीन काल में जो भारतीय राजनीति थी, उसके बारे में पुराणों से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। कुछ विद्वानों ने पुराणों और कर्ण विषय की ऐतिहासिक व्यक्त की है तथा वेदों की प्रामाणिकता पर अधिक महत्व दिया है। बीके कर्णे जैसे विद्वान पुराणों की प्रामाणिकता का शंका सहित मानते हैं, यानी पुराणों से भी राज्यत्व की परंपरा, क्षत्रिय परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण कस साहित्य विभिन्न पुराणों में उपलब्ध है। पुराणों में विविध प्रकार की कथाएं हैं जिनमें भारतीय धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, यानी पुराणों में भी इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन, राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। और पुराणों से भी राजाओं के बारे में, राजवंशों के बारे में, वंशानुगत राजाओं के बारे में, कई सारे राजाओं के बारे में हमें पुराणों से भी जानकारी मिलती है। अगर मैं पुराणों की बात करूं तो उसमें सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, वायु के बारे में, यम के बारे में, वरुण, कुबेर आदि राजाओं का भी उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी जो हमारे पुराण हैं उनसे भी कई प्रकार की राजनीतिक सूचनाएं, राजनीतिक जानकारियां हम लोगों को प्राप्त होती हैं और मिलती हैं। पुराणों से भी भारतीय राजनीति के बारे में काफी कुछ, मार्कंडेय पुराण हो या मत्स्य पुराण हो, ये दो पुराणों के नाम है भैया। एक है मार्कंडेय पुराण है और दूसरा मत्स्य पुराण है। इसमें राजधर्म, सभी धर्मों का सार कहा गया। भैया राजा का जो धर्म है, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा क्या धर्म है, वो सबसे अच्छा बड़ा धर्म बताया गया। अंतर जातीय संबंधों में अगर हम बात करें, मंडल सिद्धांत की चर्चा अग्नि पुराण में की गई है। यानी कह सकते हैं पुराण जो है वो भी भारतीय राजनीति के बारे में काफी कुछ बताते हैं। अगला है रामायण। देखिएगा रामायण भी भारतीय राजनीति के बारे में काफी, देखो संस्कृत साहित्य में रामायण को आदि काव्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत के विशाल महाकाव्यों में रामायण और महाभारत हैं। प्रथम स्थान रामायण का है। आर्य संस्कृति के बारे में, आर्यकालीन समाज कैसे था, उसके बारे में हमें रामायण से जानकारी प्राप्त होती। रामायण में
भारतीय समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, न्याय के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। वस्तुतः रामायण ऐसा स्रोत है जिसके बिना कोई भी प्राचीन भारतीय विषय अधूरा है। भैया रामायण में बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण की कथा आर्य और राक्षसों के बीच के भारत के राजनीतिक कथा है, जिसमें अगर आप देखो जहां पर भगवान राम ने ताड़का का, मारीच का, सुबाहु का वध करके यानी जनता को आतंकवाद से मुक्त कराया है। यानी उत्तरकांड में लवणासुर जैसे राक्षसों का वध किया भगवान राम ने। चूंकि रामायण का काल आते आते समाज में राक्षस और गलत लोग आ चुके थे, ठीक है। राजनीति शास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नाम का प्रयोग रामायण में भी है। और रामायण के अयोध्या कांड में अगर आप देखेंगे भगवान राम ने सुधवा अर्थशास्त्र के पंडित हैं। यह अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के लिए होता है। अगर आप रामायण की बात करेंगे तो रामायण में राम रावण के बारे में जो सारा चीज बताई गई है और अब भगवान राम ने जैसे शासन प्रशासन चलाया है, भगवान राम को भैया हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि राम राज आएगा। भगवान राम के जैसा राज जो हो वो सबसे श्रेष्ठ है। और प्राचीन भारतीय राजनीति को समझने के लिए रामायण तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद अगला हमारा महाभारत। क्या है जी? महाभारत। देखिएगा महाभारत के विषय में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा ग्रंथ है और संसार के अन्य ग्रंथ इस जैसे नहीं है। और राजनीति के बारे में महाभारत जैसा कहीं वर्णन नहीं है। भाई महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जहां प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में सबसे अधिक जानकारी मिलती है। राज धर्म व्यवस्था के बारे में हम लोगों को महाभारत से जानकारी मिलती है। महाभारत में अब आप देखेंगे तो भाई भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से राजनीति में कूटनीति, धर्म नीति, दंड नीति और इस तमाम साम दाम दंड भेद का यूज करके जिस प्रकार से राजनीति का प्रयोग किया है, उससे पता चलता कि भगवान श्री कृष्ण ने राम महाभारत में राजनीति कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक राजनीति शास्त्र को बताया समझाया है। जिस प्रकार से उन्होंने पांडवों को एक प्रकार से रणनीति बना करके महाभारत का युद्ध जिताया है, उस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए जो महाभारत है वो बहुत बढ़िया किताब है भाई मेरे। भाई भगवान श्री कृष्ण ने उसमें तमाम तरह के राजनीतिक चालों का प्रयोग किया है। उसमें अगर महाभारत में देखो वहां पर विदुर नीति है, नारद नीति है। भाई ये सारी नीतियां थी और भगवान श्री कृष्ण की तो नीति उसमें हमको दिखाई देती है। तो भाई कूटनीतिक तौर से, राजनीतिक तौर से जो रामायण है, रामायण के बाद कह सकते जो महाभारत है वो सबसे बढ़िया राजनीतिक बारे में जो जानकारी है महाभारत में सबसे अच्छी मिलती है। ठीक है। उसके बाद है हमारी स्मृतियां। स्मृतियां कौन कौन सी? समाज की व्यवस्था करने, स्थापन करने के, धर्म की और धर्म की अवधारणा के लिए, दंड और इस प्रकार दंड का उचित प्रयोग करने के लिए राजा। देखो भैया समाज में राजा को न्याय बढ़िया करने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए दंड का विधान है। अगर कोई राजा की बात नहीं मानेगा तो राजा उसको दंडित कर सकता है, उसको दंड दे सकता है, सजा सुना सकता है। अगर कोई राजा के नियम कानूनों को नहीं मानेगा तो राजा उसको सजा सुना। जिस कारणवश विभिन्न स्मृतिकारों ने राज धर्म की विवेचना की है और राजशास्त्र के संबंधित अनेक बातों की चर्चा की गई है। हमारे जो उपनिषद हैं या धर्मशास्त्र हैं उसमें ज्ञात स्मृतियों के बारे में कहा जाता है कि 4 प्रकार से पुरुषार्थ हैं, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, की प्राप्ति मनुष्य द्वारा ही की जा सकती है। इसका मार्गदर्शन स्मृति में सामाजिक, राजनीतिक व विधि संबंधी विषयों में इसका वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो अगर आप देखेंगे जो स्मृतियां हैं उसमें भी मंत्री कैसे हो, सचिव कैसे हो, राजा कैसे हो, उसके मंत्री संतरी कैसे हो, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। और राजा को किस प्रकार से शासन चलाना चाहिए, एक राजा कैसे हो सकता है, उन सभी के बारे में हमारी जो स्मृतियां हैं उनमें भी बताया गया। अगला है पंचलक्षण। पंचलक्षण पुराण के महाकाव्य कोटि के माने जाते हैं। इसमें काफी उपदेश हैं जिसमें राजा के अधिकारों, कर्तव्य बताए गए हैं। प्रमुख पुराण 18 हैं। अनेक पुराण जैसे विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, इनमें भी गुप्त काल से परे हो चुके हैं। यहाँ पर भी राजनीति के बारे में काफी कुछ बताया गया पंचलक्षण में। अगला अर्थशास्त्र। भैया अर्थशास्त्र कह सकते कि जो कौटिल्य ने बुक लिख रखी है
वह तो भारतीय राजनीति के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। और कह सकते हैं कि कौटिल्य जो है अर्थात जिनको हम लोग आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन आचार्य चाणक्य ने धर्मसूत्र, स्मृति, महाकाव्य, पुराण आदि संपूर्ण ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रीय परंपरा में ग्रंथ लिखे हैं। इसका स्वरूप सैद्धांतिक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, जो कि अर्थशास्त्र परंपरा भी कहलाती है। कौटिल्य का यह ग्रंथ अधिक व्यवहारिक व धार्मिक विचारों से कम प्रभावित नहीं दिखाई पड़ता है। यह अपने ढंग का अर्थात अर्थशास्त्रीय परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति के बारे में सबसे अधिक माना जाता है। अगर आप हमारे देश में देखोगे तो भैया आचार्य चाणक्य को, कौटिल्य को राजनीति का सबसे बड़ा माना जाता है। भाई उनके जैसी राजनीतिक सालें, उनके जैसा राजनीतिक पंडित तो कोई हुआ नहीं। तो अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं विशेष प्रकार की बुक है, जो राजा के बारे में, राजधर्म के बारे में, मंत्री के बारे में, शासन कैसा होना चाहिए, दंड नीति कैसे होनी चाहिए, एक अच्छा राजा कैसे होता है, एक बढ़िया राजा कैसे होता है, राजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में आचार्य चाणक्य ने कह सकते कि जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें काफी कुछ लिखा है। अगला है विशेष। कौटिल्य कोरे राजनीतिक ही नहीं वरना राजनीतिक संप्रदाय के संस्थापक भी हैं, जिस कारण से उनके ग्रंथ जो हैं उनका बड़ा सम्मान है। वस्तुतः राजनीति के वाड्यम में अर्थशास्त्र वही स्थान है जो व्याकरण में, शास्त्र में पाणिनि का अष्टाध्यायी। यानी राजनीति में कह सकते हैं आचार्य चाणक्य का सबसे बड़ा नाम है, जिस प्रकार से व्याकरण में पाणिनि का अष्टाध्यायी है। कौटिल्य के विचारों की पुनरावृत्ति मात्र से इतना संकेत मिलता है कि उनकी जो राजनीतिक पहचान है बहुत बढ़िया। अगला भैया नीति शास्त्र। नीति शास्त्र या नीति सार। नीति सार ग्रंथ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और राजा को शासन व्यवस्था कैसी चलानी चाहिए, इसके बारे में काफी कुछ शुक्र नीति शुक्राचार्य जो है उन्होंने नीति सार लिखा है। और उसी नीति सार में कह सकते हो कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच लिखा गया है। और कह सकते हैं यह भी राजनीति के बारे में और प्राचीन भारतीय राजनीति के चिंतन के स्रोतों में नीति शास्त्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है नीति वाक्यमृत। सोमदेव सूरी की रचना नीति वाक्यमृत भी भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता। इस ग्रंथ की रचना 11वीं सदी के पूर्व में हुई है। यद्यपि यह विषय विवाद मुक्त नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कई बातें समता रखती है, यानी सेम है, जो नीति वाक्यम में है, जिसकी मौलिकता दिखाई पड़ती है। कौटिल्य, मनु, भीम, बृहस्पति, कमंद आदि का उपयोग इसमें स्थान है। अतः नीति वाक्यम प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के गंभीर तथा विवेकपूर्ण अध्ययन का ही फल है। तो अगर आप देखें सोमदेव ने जो नीति वाक्यमृतम लिखा है, यह भी प्राचीन भारतीय राजनीति को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला हमारे जो बौद्ध और जैन साहित्य हैं भाई मेरे, बौद्ध और जैन साहित्य में जैसे बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है और जो जैन धर्म है उसमें भी जो किताबें लिखी गई हैं, उनसे भी राजा के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, उसमें सत्य अहिंसा, राजा को कैसा होना चाहिए, भैया अहिंसक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, इस प्रकार की बातें कह सकते हो कि हमें जो बौद्ध और जैन साहित्य हैं उनसे भी कह सकते हो कि कई प्रकार के हमें प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में, स्रोतों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। बौद्ध और जो जैन साहित्य हैं, जो किताबें हैं, उनसे भारतीय राजनीति, राजा कैसा होना चाहिए, शासक क्या होना चाहिए, उसके क्या गुण है कर। अगर मैं त्रिपिटक की बात करूं, चाहे विनय पिटक है, चाहे सुत्त पिटक है, चाहे अभिधम पिटक है, इन सारे पिटकों से भी अगर आप देखेंगे तो तमाम हमें राजनीति के बारे में इसमें पता चलता है, जो खास तौर से अगर आप देखेंगे हैं। अगला विशेष, ठीक है, विशेष उसमें पुरातात्विक स्रोतों में काफी इंपॉर्टेंट है भैया। पुरातात्विक स्रोत हम उनको बात करेंगे जिन लोगों ने भारत का भ्रमण किया, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं वो भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक प्रमुख स्रोत है। यानी जो लोग बाहर से विदेशी थे, जैसे चीन के लोग थे, यूनान के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें भारतीय राजनीति के चिंतन के बाद स्रोतों के बारे में, जैसे सिक्के हैं, मुहरे हैं, अभिलेख हैं, जो खुदाई से चीजें मिलती हैं, जो औजार हैं, उनको भी हम भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत के रूप में रख सकते हैं। साथ ही साथ
जो अलग-अलग लोगों ने भारत का भ्रमण किया। उन्होंने जो भारत का भ्रमण किया, जैसे अगर हम बात करें जैसे बौद्ध धर्म में अगर आप देखेंगे, तो भारत में अगर आप देखेंगे, तो बौद्ध भिक्षु काफ़ी आए, हेन-सांग और फाहियान आए। हेन-सांग, फाहियान ने भी भारतीय राजनीति के बारे में जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा है, वह भी राजनीतिक चिंतन के स्रोतों में हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभिलेख, अभिलेख भी भारतीय राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। अभिलेख यानी जो कोई खंभा होता है उस पर जो लिखा जाता है, जिसको हम लोग शिला माने पत्थर होता है जो लिखा जाता है, अभिलेख उसका। अगर आप बात करें अभिलेख, अशोक के अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अशोक के अभिलेखों से जो है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और अशोक के अभिलेखों से भारतीय राजनीति के स्रोत के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास तौर से अशोक के जो अभिलेख हैं। अभिलेख भी भारतीय राजनीति के स्रोत के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट मान सकते हो, ठीक है? अभिलेखों के बाद अगला हमारा सिक्के। भाई सिक्के भी भारतीय राजनीति के स्रोत के बारे में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को देते हैं। सिक्कों से हमें किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में, वो अमीर है या गरीब है, इस प्रकार की सभी जो जानकारियाँ हैं, वह हमें सिक्कों के ज़रिए जो सिक्के हैं अभिलेखों के समान सिक्कों का भी है। साक्ष्य के रूप में यह भी भारतीय राजनीति के स्रोत में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीनतम भारतीय मुद्रा में जिन्हें आहत मुद्रा कहते हैं, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी की बताई जाए। यह भी राज्य व्यवस्था के अध्ययन में काफ़ी कुछ सहायक हो सकती है। यहाँ से भी हम लोग जान सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 5वां चैप्टर है लगभग समाप्त हो गया। ख़ास तौर से भाई जिन लोगों ने भारत का भ्रमण किया जैसे विदेशी थे, अगर हम बात करें जैसे अगर आप देखोगे तो मेगास्थनीज है, ठीक है? अगर मैं दूसरे कुछ लोगों की बात करूँ जो चीन के लोग आए थे, आप सबको पता ही होगा मैंने नाम भी लिया, ठीक है? अगर आप देखेंगे हिन-सांग है, फाहियान है, मुस्लिमों में अल-बुरूनी है, ठीक है? इस प्रकार के लोगों ने जो भारत का भ्रमण किया, उन्होंने जो किताबें लिखी, जो पुस्तकें लिखी, उसमें भी कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों में हम उनका भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका भी आप सब लोग पॉइंट बना कर के क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात कहूँ तो आज की क्लास में मैंने आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा और 5वां यानी 5 चैप्टर मैंने आपको एक ही क्लास में पढ़ा दिया है और हमारा पहला ब्लॉक जो है लगभग समाप्त हो गया है और इस पूरी किताब को मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्या हूँ? इस मैं पूरी किताब को पढ़ाने वाला हूँ, इस बात को याद आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है? और हमारा जो चैनल है, ठीक है? इस चैनल पर आपको बीएस केजी 178 का प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लोग बीएस केजी 178 का वीडियो ज़रूर देख सकते हैं और मैं पूरी किताब इसकी ज़रूर पढ़ाऊँगा बीएस केजी 178 और जितने लोग भी इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, आगे मैं आपको किताब पढ़ाऊँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपको ये क्लास कैसे लगी है, यह भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आपके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आपको पढ़ाने के लिए, समझाने का बिल्कुल ईज़ी तरीका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वही समझ लो, वही जाकर के पेपर में लिख देना, भैया मेरे एग्ज़ाम पास हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, बीएस केजी 178 का जो होगा, मैं सब पढ़ा दूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं, अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन करना चाहते हैं, बोल देना मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन क्लास भी पढ़ा देता हूँ गूगल मीट पे, वहाँ पर भी आप आकर के मेरे से बीएस केजी 178 का किताब पढ़ सकते हो। बाकी आप सभी लोग जाकर के प्लेलिस्ट में बना दूँगा, वहाँ पर वीडियो ज़रूर देख लेना और जितने लोग आप हो, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो अब देखो 2:48 हो रहा है मेरे लैपटॉप में अगर आप टाइम को देखोगे। देखो, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, जहाँ पर डेट लिखी हुई है 4/4/2024 आज 4 तारीख है और ये 2:48 जो दिन का नहीं भैया मेरे रात का है। ये रात के 2 बज के यानी 2:50 यानी 3 बज गया है और मैं आप सभी के लिए अभी भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं आप सबके लिए हमेशा मेहनत करता रहता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये मैंने टाइम इसलिए बताया है ताकि आप लोग भी इसी प्रकार से पढ़ाई करें, ठीक है? बाकी बीएस केजी 178 का अगला भी वीडियो, अगली क्लास भी आप सबको बहुत जल्द मिलेगी और अगर आपको अगली क्लास चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वो भी मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूँगा।
चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जब प्लेलिस्ट पे आओगे ना तो बीएस केजी 178 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपके आकर के आप सारी वीडियो ज़रूर देख लेना। कोई सवाल होगा तो मेरे से पूछ लेना और बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और भी जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी बताना कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बीएस केजी 178 जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक बच्ची ने कमेंट किया था कि आप मुझे इसको पढ़ा दीजिए। उस बच्ची के लिए और आप सबके लिए मैं इस किताब को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और आपको यूट्यूब पर इसका वीडियो भी नहीं मिल रहा होगा। तो 5 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और बाकी चैप्टर का भी क्लास हमारे चैनल पर आपको मैं पूरी किताब पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा और पूरा किताब मैं पढ़ा दूँगा। आराम से आपका ये पेपर जो है पास हो जाएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट करके आप मेरे से ज़रूर पूछ लेना। ठीक है? ओके? ठीक है।